आज कल हमने जो सीखा था वो कैंपेन क्रिएशन सीखा था, कैंपेन बनाना सीखा था। और कल हमने बाय बॉक्स का भी कॉन्सेप्ट सीखा था कि बाय बॉक्स क्या होता है, कैसे चलता है, ये सब सारी चीजें हमने वो की थी। तो आज हम बाय बॉक्स और कैंपेन ये दोनों हुए हैं। अब अपन थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कि आज हमारे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं। ठीक है। तो आज हम उन पे भी चर्चा करेंगे, और मैं डेफिनेटली मैं यही कहूंगा कि इसमें पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर एक ही बार में हो जाएं, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। और अगर इनकेस कुछ होता है तो उसके लिए आप मैं हुई ऑलवेज, आप मेरे को बिल्कुल कभी पिंग कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली इसमें आपकी जितनी हेल्प होगी मैं करता रहूंगा इसमें। ठीक है। अब अपन अगला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा अगला सेशन है अब वो कूपन बनाना, कूपन अप्लाई करना। और उसके बाद फिर हम बाकी के भी देखेंगे, ए प्लस कंटेंट क्या होता है ना, थोड़ा पेमेंट का ओवरव्यू देखेंगे हम। ठीक है। कोरियर चार्जेस का देखेंगे, किस तरीके से कोरियर चार्जेस के रेट मतलब कैलकुलेट किए जाते हैं, है ना, क्या कमीशंस रहते हैं। ठीक है। और ब्रांड रजिस्ट्री से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इस तरीके से आज अपना मोस्टली ये सेशन पूरा खत्म हो जाएगा अमेजन का। ठीक है। तो अपन चलिए सीधे चलते हैं अपना अगला ये जो पैनल आ रहा है इसमें। जैसे कि हमने कल देखा था एडवर्टाइज कैंपेन, कैंपेन मैनेजर को हमने पूरा कर लिया था। कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं आपके वाले जिन लोगों का ये था कि उनको इश्यू आ रहा था कुछ कैंपेन में उन्होंने क्रिएट किए थे, तो उन कैंपेन्स को मैं एक बार पूरा गो थ्रू करके एक बार मैं ऑडिट कर लूंगा। उसके बाद मैं वहाँ पे डेफिनेटली जितना होगा मैं आपको इश्यू को वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, है ना। अब अपन आते हैं, देखिए ए प्लस कंटेंट मैनेजर, ये सेकंड आपको ऑप्शन दिखता है ना। ए प्लस कंटेंट मैनेजर क्या होता है सर, है ना। तो इसका मैं दिखा देता हूँ। देखिए ए प्लस कंटेंट क्या होता है, जब हम कोई लिस्टिंग करते हैं, है ना। देखिए बात समझिए, जैसे हमने कोई लिस्टिंग की, है ना, तो वो पूरी लिस्टिंग एक कंप्लीट हो गई, उसका एसाइन बन गया, एसपी हो जाता है, टाइटल हो जाता है, ये सब मतलब अपन एक तरीके से पूरा डिजाइन कर देते हैं। ए प्लस कंटेंट में क्या होता है, ए प्लस से आप समझ गए होंगे कि एक एनहेंसमेंट कंटेंट होता है, कि मतलब हम एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं किसी भी चीज को। जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि हमें कोई भी चीज किसी को डिलीवर करनी होती है, स्पीच, तो एक नॉर्मल पॉइंट्स रहते हैं एडवर्टाइज में। लेकिन जब हम उन वहां पर जाके मिलते हैं उन सर्विस प्रोवाइडर से या किसी भी जगह पे जाके मिलते हैं, तो वो अच्छे से और चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं वो एक ए प्लस कंटेंट है, जो कि इनहेंस करके बता रहे हैं, हमको एक्स्ट्रा बढ़ा के बता रहे हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे ये दिखता कैसा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले अपन अमेजन डॉट इन पे देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है, और फिर हम कि उसको बनाते कैसे हैं। और ये ए प्लस कंटेंट देखिए जरूरी होता है, इसको थोड़ा सा आप ये समझिए कि इसका होना जरूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि कोई परचेज करेगा आपके प्रोडक्ट को तो उसको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी डेफिनेटली, कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ उस पर वर्क कर पाएगा। ठीक है। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ, है ना, ये अमेजन डॉट इन मैंने ओपन किया हुआ है। प्लीज वेट फॉर। देखिए मैं एक पावर बैंक को किसी को ओपन कर रहा हूँ। अब इस पावर बैंक में मैं कोई सा भी एक पावर बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं शामी का कर लेता हूँ, स्पाइजन का कर लेता हूँ, है ना, ये इन पावर बैंक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, है ना। तो देखिए जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे में बताया था कि वन बाय वन कि इसमें क्या क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट डे क्लियर किया था, जिसमें मैंने बताया था ये सबसे ऊपर होता है टाइटल, ये नीचे स्टार रेटिंग होती है, ये प्राइसिंग होता है, इसके जस्ट नीचे होता है बुलेट पॉइंट्स, देखिए ये बुलेट पॉइंट्स है ना। अब अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, है ना, तो आप देखना डिस्क्रिप्शन से जस्ट नीचे, ये डिस्क्रिप्शन से जस्ट नीचे एक आपको एडिशनल कंटेंट मिलेगा। आई थिंक इसमें इन्होंने डाला नहीं है, देख लेता हूँ किसी में जिसमें है वो वाला मैं देख लेता हूँ। मैक्सिमम लोग डालते हैं इस कंटेंट को। यार देखिए जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना, इसके नीचे देखिए ये आपको इसमें इस टाइप की इमेजेस मिलेंगे बहुत सारी। देखिए ये आपको इमेज दिख रही है सर, ये सारी आपको, है ना। तो ये टाइप की सारी इमेजेस हैं, देखिए। ठीक है। अब आप देखिए ये इमेजेस अलग से डली हुई हैं, है ना, इनमें सारी चीजें देखिए पूरे बता रहे हैं, एडवांस शिप चार्ज है, ईएचडी स्टॉक है, ये सारी चीजें उन्होंने अलग से बता दी आपको, देखिए, है ना। इसमें बताया गया है कि ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे, लॉन्ग लास्टिंग है, ये आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, थ्री कलर्स हैं, कौन कौन से वेरिएशन है, ये सब हम आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक्स्ट्रा उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। अब ये मिलेगा कहाँ आपको, ये बुलेट पॉइंट्स से ना, बुलेट पॉइंट्स से जस्ट नीचे जो डिस्क्रिप्शन होते हैं, डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे ये वाला आपको मिलेंगे इमेजेस। तो ये जो इमेजेस हैं इन्हीं को अपन कहते हैं ए प्लस कंटेंट। ठीक है। ए प्लस कंटेंट का मतलब ये है कि हमने क्या किया कि प्रोडक्ट का ये टाइटल डाला, इमेजेस डाली, जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन, बुलेट पॉइंट्स, ये सब सारी चीज डाल दी है। अब इसके अलावा हम चाहते हैं कि अगर कोई बायर इसमें इंटरेस्टेड है, इसको लग रहा है कि बायर इसको परचेज करना चाह रहा है,
तो उसके अलावा भी ऐसा होता है कि जैसे कोई आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हर चीज की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ नहीं डाल सकते हैं। जैसे आपको बुलेट पॉइंट से एक शॉर्ट में डालना पड़ता है, ये सब एक शॉर्ट में डालना पड़ता है। इमेजेस आप पर्टिकुलर यहाँ पे 7 इमेज डाल सकते हैं, है ना। 7 में से एक पैकिंग इमेज हो जाती है कई बार, और एक वीडियोज आ जाते हैं, और एक एन इमेज हो जाती है। जैसे अगर अपन 7 इमेज को डिवाइड करें तो फर्स्ट इमेज हमें ये व्हाइट बैकग्राउंड में रखनी पड़ती है। लास्ट इमेज में हम कई बार इमेज पैकिंग इमेज डालते हैं कि कौन सी पैकिंग जाएगी हमारी, और एक वीडियो आ जाता है। तो इस हिसाब से हमारे पास बची कितनी, केवल 4 इमेजेस बची। हम 4 इमेजेस में काफी चीजों को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बायर को और कन्विंस किया जा सके, बायर को और बताया जा सके कि हमारे ये प्रोडक्ट में ये क्वालिटी और है। तो उसके लिए हम ए प्लस कंटेंट का यूज करते हैं। तो ये ए प्लस कंटेंट जस्ट इसके नीचे होता है, जिसमें हम पूरी तरह से प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से डिटेल बताते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, तो देखिए अब मैं आ जाता हूँ पॉइंट पर कि किस तरीके से बनाते हैं इसको। ठीक है। जब आप ये 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, आप इस पे आएंगे एडवर्टाइजिंग पे, ए प्लस कंटेंट पर क्लिक करेंगे, ए प्लस कंटेंट मैनेजर पर। ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला पेज ला देगा जहाँ पे ए प्लस कंटेंट बनता है। ठीक है। तो देखिए ये वाला ए प्लस कंटेंट पेज है, ये वाला। ठीक है। अब यहाँ से कैसे बनाना है, यहाँ पर इसके राइट साइड में देखिए स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कंटेंट। ठीक है। इस पे आप आएंगे तो इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो बेसिक है, एक है ब्रांड स्टोरी है। ठीक है। तो ब्रांड स्टोरी अभी आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, आपको बेसिक मिलेगा आपको। ठीक है। तो आप क्रिएट बेसिक करेंगे इसमें। ठीक है। अब देखिए ये कंटेंट नेम पूछ रहा है, हम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने अपना जैसे बैंगल्स का रखा है, बैंगल्स मतलब लाख बैंगल्स के लिए मैंने रखा है। ठीक है। अब मैं एडिटर में जाऊंगा नीचे, यहाँ पर मैं बताऊंगा ऐड मॉड्यूल। ऐड मॉड्यूल में क्या करूंगा मैं, इसमें ये पूछ रहा है कि आप किस टाइप का वहां पे मॉड्यूल चाह रहे हैं। देखिए ये जो मैंने बताया है आपको, ये वाले पावर बैंक का, तो जो एक इमेज डली हुई है ना ये ऊपर, है ना, ये वाली इमेज आपको दिख रही है ना, ये एक मॉड्यूल है। मतलब एक मॉड्यूल में एक इमेज आ गई। ठीक है। इसके जस्ट नीचे दूसरा मॉड्यूल है, उसमें एक इमेज आ गई। ठीक है। ऐसे 3 इमेज, ये तीसरा मॉड्यूल है, ऐसा चौथा मॉड्यूल है, पांचवा है, छठवा है, और ये 7 मॉड्यूल हो गए। ठीक है। अब हमारे पास ये टोटल कितने मॉड्यूल आएंगे डालने के लिए, 5 हैं, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में बेसिक का है, तो हमने बेसिक में 5 मॉड्यूल ले सकते हैं। तो हमने पहला ऐड मॉड्यूल किया, इसमें हमने कोई सी भी इमेज डाल सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मुझे लगता है कि फर्स्ट में मेरे कंपनी का लोगो आना चाहिए, तो मैंने लोगो के लिए यहाँ पे क्लिक कर दिया, और मैं उस लोगो को यहाँ से अपलोड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा मॉड्यूल लूंगा, दूसरे मॉड्यूल में जाकर के मैं कोई सी भी इमेज ले लूंगा, किस टाइप की है, जैसे सपोज दैट मुझे चाहिए कि इस टाइप का मैं इमेज डाल दूं, और उसके साथ में कुछ टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ यहाँ पर, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए वो इमेज होगी 600 बाई 180 की। ठीक है। अब वो जो इमेज में टेक्स्ट है, जो आपको आ रहा था ना, वो वाला टेक्स्ट अभी जो आपने देखा था यहाँ पर, जैसे आपने जब यहाँ पर क्लिक किया था, तो मैं फिर से ले आता हूँ वहीं पे। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जगह, एक जगह यहाँ पर कौन सा है, देखिए ये जगह पर आपने देखा, ये डॉगीज हैं, इनके साथ में यहाँ पर ये टेक्स्ट आ रहा है। तो वो टेक्स्ट कैसे आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला मॉड्यूल आ गया आपके सामने। ठीक है। तो अब इसमें जाकर के आप यहाँ पर वो हेडलाइंस और टेक्स्ट यहाँ पे डाल देंगे, तो वैसे की वैसी सेम इमेज आपके यहाँ पर शो नहीं लगेगी। तो ऐसे करके आप टोटल स्टार्टिंग में 5 मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ए प्लस लिस्टिंग का अगर देखा जाए, तो देखिए कभी भी ए प्लस लिस्टिंग है ना, थोड़ा सा आपके प्रोडक्ट के एनएस को करती है, प्रोडक्ट की एनएस करती है, साथ में थोड़ी सी विजिबिलिटी भी बढ़ाती है। क्यों, क्योंकि देखिए कोई बायर आएगा आपके पेज पे, ऐसा नहीं है कि आप वो उसको यहाँ तक उसने देख लिया, फिर ये देख लिया और पसंद कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि बायर को नीचे भी जाना होता है, तो वो क्या करेगा, स्क्रॉल करेगा, नीचे का जाएगा, फिर नीचे जाकर के देखेगा ये है इमेजेस। तो ये देखिए मुझे भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टेड मैं, मतलब रादर देन यहाँ पर मैं टाइटल देखूंगा ये कितने एमएच का है, 20,000 mAh का, 30 वाट का, यहाँ तक मैं देख लूंगा। ठीक है, ये मेरे को मिल रहा है। लेकिन मेरे को थोड़े और चाहिए कि इसमें और क्या एडवांस फीचर है, क्योंकि मैं इसको खरीदने जा रहा हूँ 2,500 रुपये में आज। तो मुझे चाहिए इसका कुछ ना कुछ एडवांस, क्या है इसमें कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से खरीदा जाए। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर जाके चेक करूंगा। देखिए थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कंटेंट, कि इसमें क्लियर मेंशन है, स्पाइन ड्यूरेबल है, 30 वाट स्पीड है। ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें उन्होंने दो अलग से बता दिए, यूएसबी ए है और बी है ना, यूएसबी और सी टाइप दोनों हैं, है ना। इस इमेज में उन्होंने बस नॉर्मल दिया हुआ है, लेकिन कुछ एक एडवांस सेफ चार्ज है यहाँ पे दे दिया है, क्या क्या है, ड्रॉप टेस्ट है, यूएसबी है, टेम्परेचर स्टॉक है, ये उन्होंने यहाँ पे दे दिया है ना। ये ग्रिप अच्छी है, और इस तरीके से उन्होंने ये सारी डिटेल दे दी है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार जेन्युइन है ये प्रोडक्ट, इमेजेस भी अच्छी है, इन्होंने ए प्लस कंटेंट भी डाला है। तो जो बायर को लग रहा है ऐसा एक्सपीरियंस है ना, बायर आकर के स्क्रॉल करके एक एक चीज को देख रहा है, तो अमेजन को ये दिख जाएगा ना कि ये बायर यहाँ पर इस प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसका ए प्लस कंटेंट देख रहे हैं। तो अमेजन क्या करेगा, उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंप्रेशंस को और बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि बायर इंटरेस्ट ले रहा है इन इमेजेस की वजह से। ठीक है। और बायर का भी एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है। मीन्स ए प्लस कंटेंट का मतलब ही ये हो गया कि ये बायर के एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, और अमेजन के लिए एक इंप्रेशन आपके लिए बढ़ाने की कोशिश करता है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को सभी को।
यस सर। ओके, तो ए प्लस कंटेंट है, इसको आप कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, इसके लिए आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए, है ना। ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तभी आप इस पे ए प्लस कंटेंट कर पाएंगे। ठीक है। नाउ अगेन अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है एडवर्टाइजिंग में तीसरा आता है ये डील्स, है ना। तो देखिए डील चलाना है, अगर हमें कोई डील चलाना है, देखिए, है ना, तो प्रोडक्ट पे अगर हमें कोई डील चलाएंगे तो आपने देखा होगा, देखिए इस पे भी चल रही है, साइड डील चल रही है इस पे, है ना। देखिए ये शायद इस पे डील टैग नहीं लगा हुआ है, मैं देख लेता हूँ दूसरे पे लगा हुआ है। ये यूआरबीएन का मैंने पावर में देखा है ना? नहीं है इस पे, अभी नहीं है इस पे डील। ठीक है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पे एक डील चल रही है, ये सामूहिक पावर बैंक पर, है ना। ये लिखा है ना, किक स्टार्ट डील 1863 में 2199 में हमें ये प्रोडक्ट मिला है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट पे डील चला सकते हैं। डील थोड़ा सा क्या होता है ना, विजिबिलिटी को एनहेंस करती है। मतलब आप अपने प्रोडक्ट पे अगर डील चलाएंगे, ऑलवेज रिमेंबर कि जैसे आपने कोई डील चला दी तो उस पर टैग लगाएगा। तो आप देखिए, मैंने पावर बैंक यहाँ पे सर्च किया, तो मेरे को किक स्टार्ट डील का ये अलग ही दिखा कि डील चल रही है, यानी कि डील का मतलब ये प्राइस कम है, मतलब जो उनका जो सेलिंग प्राइस है एक्चुअल, उससे थोड़ा कम किया हुआ है इन्होंने डील में। तो अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो देखिए जहां पर मेरे को रेड वाला दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा वो हाईलाइट हो रहा है कि यार यहाँ पे डील चल रही है, यानी कि डील का मतलब ये हो गया सीधे सीधे कि मुझे थोड़ा सा कम में मिल रहा है ये वाला प्रोडक्ट। तो डील एक विजिबिलिटी को एनहेंस करता है, आपके इंप्रेशंस को थोड़ा बढ़ाता है, वो डेफिनेटली ये बढ़ता है, और इससे थोड़ा सा ग्राफ आपका बढ़ता है सेलिंग का भी। ठीक है, तो ये डील्स में आता है। अब आप कहेंगे कि डील्स चलाएंगे कैसे, तो देखिए दो टाइप की डील्स चला सकते हैं, है ना। एक आपके, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, देखिए अब क्या होता है, देखिए डील्स होती हैं दो टाइप की। ठीक है, एक होती है लाइटनिंग डील और एक होता है नॉर्मल डील। ठीक है, जिसमें अभी आपने देखा था वो है नॉर्मल डील। ठीक है, तो वो डील हमें जो चलाएंगे, देखिए जो दूसरी वाली डील आपको बताई है मैंने, है ना, वो डील हमारे अकाउंट मैनेजर या आप अमेजन के किसी बंदे को हायर करेंगे, मतलब जो अमेजन में जो टीम होती है अकाउंट मैनेजमेंट टीम, आप उनसे अगर सर्विसेज लेंगे तो वो आपकी डील चलेगी उस जगह पर। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप खुद ही डील चलाएं तो उसको कहते हैं लाइटनिंग डील। जैसे मैं आपको यहाँ पर दोनों कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। एक डील होती है ना, मतलब डील होती है, ये इसके दो टाइप होते हैं डील के। ठीक है, एक मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कौन सी होती है, एक नॉर्मल डील मान लेते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल या सेल डील कह सकते हैं, सेल वाली एक सेल डील और नॉर्मल डील। ठीक है, और एक होती है यहाँ पर हमारे पास, कौन सी मैंने बताई थी, ये कौन सी है वो, मैं ध्यान से उतर गया, उसका लाइटनिंग डील कहते हैं, LIGHTNING, लाइटनिंग डील। ठीक है, ये दो टाइप की डील चलाते हैं अमेजन। ठीक है, लाइटनिंग डील हम अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे इसमें अंतर क्या है इन दोनों में। सिंपल सा अगर मैं अंतर बताऊं तो देखिए, जो नॉर्मल डील है ना, वो आपको ऐसी दिखती है, डायरेक्टली आपको दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से जैसे अभी आपको दिख रहा था ना पावर बैंक के केस में, ये दिख रही है ना, ऐसे ही आपको डील चलेगी। डील, डील ऑफ द डे, DOD जिसको कहते हैं, तो इस तरीके से ये डील दिखे ना, वो आपकी ये वाली नॉर्मल डील में आएगी। ठीक है, एक डील आपने लोगों ने देखी होगी जरूर, है ना, कि उसमें आपने देखा होगा उसमें टाइमिंग चलता रहता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप प्रोडक्ट को टिक करेंगे तो यहाँ पे टाइमिंग चलता रहता है कि डील एंड्स इन इतने टाइम, और उसमें लिखा होगा कि इतने लोगों ने क्लेम किया हुआ है, 50% क्लेम, 80% क्लेम, इस तरीके से लिखा होगा। मैं देख लेता हूँ अगर कोई ऐसी लाइटनिंग डील चल रही है जिसको मैं दिखा देता हूँ, अगर कोई ऐसी डील चली होगी तो मैं अभी आपको तुरंत दिखा दूंगा, ऐसी कोई डील है तो। देख लेते हैं, अगर कोई लाइटनिंग डील चला रहा है कोई सेलर तो एक बार वो देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा, दो टाइप की डील हो गई, एक तो लाइटनिंग डील हो गई, है ना, और एक कौन सी डील हो गई हमारी, ये सारे देख लेते हैं, ये वाली लिमिटेड टाइम डील है कौन सी है ये। तो देखिए लाइटनिंग डील का मतलब ये है कि इसमें आपको ये पूछा जाएगा आप कितनी क्वांटिटी देना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने कहा 100 क्वांटिटी, ठीक है, उस प्रोडक्ट की, तो क्या होगा, जैसे आपके 50%, मतलब 50 क्वांटिटी सेल हो गई माना डील में, तो वहां पे आपको दिखेगा 50% क्लेम। इस तरीके से आपको एक नोटिफिकेशन आता रहेगा डील का ही, जो अमेजन नोटिन पेज पे ही आएगा। तो आप कहेंगे कि फिर इसमें और उसमें अंतर क्या है। जैसे आई थिंक इसमें नहीं है, ये वाले में वो वाला लाइटिंग डील का दिया नहीं है ना, कोई भी अगर होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कोई भी लाइटिंग डील।
चलिए कोई नहीं, मैं इसको ऐसे गूगल से दिखा देता हूँ, अगर गूगल में कहीं होगा ये कपड़ा हुआ तो मैं उसका एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी शायद नई सेल आने वाली है, मतलब अभी ग्रेट इंडियन सेल स्टार्ट हुई है। तो उस वजह से क्या है कि पहले सेल के जो डील्स हैं उनको हटाया जाता है, क्योंकि अगर अभी से डील चलाएंगे तो सेल में क्या चलाएंगे वो, तो इसीलिए मैक्सिमम डील्स को अभी हटा दिया जाता है। और अमेजन की भाषा में कहा जाए तो उसको डील किल करना कहते हैं, कि डील किल कर दी गई है ना। तो अभी शायद काफी लोग नहीं चला रहे, मैं इसका एक बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि वो कैसी दिखती है लाइटिंग डील, है ना। उनका ओवरव्यू कैसे रहता है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये आ गया अपना। ठीक है, जैसे एक प्रोडक्ट को मैंने देखा है यहाँ पर, ये जैसे ये वाले प्रोडक्ट को मैं ओपन कर रहा हूँ, जैसे इमेज ली है इसको केवल आपको दिखाने के लिए। देखिए, ये आप लोगों को थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, विजिबल है। ये थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ। देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है, लाइटनिंग डील लिखा हुआ है ये, लाइटनिंग डील, और इसमें कितना परसेंट क्लेम लिखा हुआ है ये देखिए, 22% क्लेम। यानी कि किसी बायर ने 100 क्वांटिटी पे डील चलाई है, उसमें से अगर 22 लोगों ने उसको क्लिक करके परचेज कर लिया है तो उसको कहेंगे अपन 22% क्लेम। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट लाइटिंग डील का। ठीक है, और जो नॉर्मल डील होगी उसमें ये सब कुछ भी नहीं आता है, उसमें बस वो डील चलती आती है, प्राइस कम रहता है उसमें। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे फिर अंतर क्या है इन चीजों में। मतलब एक, अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली बात कहूँ कि भाई सेल डील चलाना है, नॉर्मल डील चलाना है, एक लाइटनिंग डील चलाना है, तो देखिए लाइटनिंग डील है ना, ये आप अपने सेलर अकाउंट से चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको अप्रोक्स आप मान के चलिए, आपको एक डील चलाने के लिए अप्रोक्स 270 रुपये पर प्रोडक्ट के हिसाब से खर्च करने पड़ेंगे एक दिन के। ठीक है, एक दिन का आपको चार्ज है ना, वो आपको अप्रोक्स 270, मतलब एक आइडिया दिया है मैंने कि 270 रुपये आपके लगेंगे एक दिन का। 270 रुपये में एक दिन में लाइट नहीं दी चलेगी आपकी। और अगर ये वाली डील की बात की सेल डील, तो ये सेल डील और ये नॉर्मल डील है, ये हम लोग नहीं चला सकते, सेलर अकाउंट पे वहां से नहीं चलती, ये आपके अकाउंट मैनेजर चलाएंगे, जो आपके अकाउंट मैनेजर या तो अमेजन अलॉट करता है, या आप उनको एज ए फीस दे करके, आपका नॉमिनल फीस लगती है 3,500 या 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, ऐसे इस तरीके से वो बता देंगे। तो वहां पर आप दे करके उनसे डील चलवा सकते हैं, और वो आपके अकाउंट को ही मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये डील वहां से चलेगी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये इसमें कितना चार्ज लगेगा, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, इसमें बस अकाउंट मैनेजर की फीस है वो लगती है। लेकिन अगर आपका अकाउंट अच्छा है, 30 लाख रुपए पर सेल पर मंथ की सेल दे रहा है, तो आपको मतलब अमेजन डायरेक्टली एक अकाउंट मैनेजर अलॉट कर देता है। तो वो जो अकाउंट मैनेजर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और आपकी डील को प्रॉपर चलाता रहेगा, आप जब भी कहेंगे तब। ठीक है, लेकिन अगर मेरे से ये पूछा जाए कौन सी अच्छी है इसमें से डील, तो मैं इसमें कहूंगा ये लाइटनिंग डील, जिसमें 270 रुपये पर प्रोडक्ट ले रहा है। क्योंकि देखिए जो विजिबिलिटी होती है ना, अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूं, है ना, तो विजिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो उस केस में लाइटनिंग डील है ना सबसे मोस्ट विजिबिलिटी देती है। बिकॉज, क्यों? क्योंकि देखिए वहां पर वो क्लेम लिखा आता है कि 22% क्लेम, 50% क्लेम, तो इस वजह से क्या है, बायर वहां पर अट्रैक्ट होते हैं। सपोज दैट आप सोचिए खुद ही, आप खुद एनालिसिस एनालाइज कीजिए कि सपोज दैट कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हैं, आपको लाइटनिंग डील वाला प्रोडक्ट मिल गया जिसमें लिखा हुआ है 80% क्लेम, तो आपके माइंड में ये क्लिक करेगा कि यार ये 80% हो गया, 20% कब हो जाएगा पता नहीं, क्योंकि आज दिन में पूरे 80 80 तो सेल हो ही गई इनकी 80%, तो यानी कि हो सकता है कभी एंड हो जाए, फिर मेरे को मिले ना इस डील पर। तो आप क्या करेंगे, वहां पर उस चीज को परचेज करने जाएंगे। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है, जिस चीज पे लाइटिंग डील चलती है वो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ऑटोमेटिक इनहेंस हो जाती है, विजिबिलिटी भी बढ़ती है, अमेजन भी बढ़ाता है विजिबिलिटी उसकी, क्योंकि 270 रुपये भी ले रहा है आपसे। लेकिन उसके साथ में आपका जो कन्वर्जन रेशियो, बायर का आने का जो रेशियो है, वो डेफिनेटली आपका बढ़ता है, और आपका कन्वर्ट भी होती है सेल वाली। ठीक है, तो लाइटनिंग डील ये होती है, और नॉर्मल डील होती है वो अपने अकाउंट मैनेजर वहां से हमें चलवानी पड़ती है। ये क्लियर हो गया आपको सभी को? इधर क्लियर? यस सर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, अब हमारा जो अगला है पॉइंट है ना, बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे आप ये देखेंगे, अगर इसमें मेरे को डील चलानी है तो हम, मैंने बताया कि आपको ये लाइटनिंग डील चला सकते हैं अभी, है ना। तो आप डील पे आएंगे तो यहाँ पे आप अपने ए साइन, मतलब प्रोडक्ट का ए साइन डालेंगे, है ना, और डील टाइप ये सब सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट पे अपनी डील चला सकते हैं। ठीक है, सर ये नाउ दो अब सौ अपन आ रहे हैं ये 270 रुपये एक दिन के एक प्रोडक्ट के हैं। जी जी जी। उसमें मैं मेरे एक अगर बार मान देख, लो उसमें मेरे मान लो 100 प्रोडक्ट अगर एक दिन में बिक जाते हैं तो 270 रुपये लगेगा ना।
हाँ 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 हाँ, वो 270 लगेगा, केवल डील चलाने के लिए ले रहे हैं वो आपसे, उस चीज का नहीं ले रहे हैं कि पर सेल के हिसाब से नहीं लेंगे वो लोग। ठीक है सर, ओके। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, मैं आपका वो रिव्यू ओवरव्यू कर देता हूँ इस चीज़ का कि कितना लगता है ना, क्योंकि ये इनकी फीसेस थोड़ा चेंजेस होती रहती हैं, तो एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि कितना उनका फीस लगता है इसमें, है ना। कुछ कंडीशन भी होती है सर इसमें? नहीं, आपका बाय बॉक्स होना चाहिए बस, बाकी उनको तो पैसे मिल रहे हैं इस चीज़ के। तो देखिए मैंने आपको 270 बताया, तो देखिए जब आप अकाउंट शुरू करेंगे तो देखिए 277 रुपये लिखा हुआ है, 277, है ना। तो क्या है कि जब आपका अकाउंट बेसिक लेवल पे होता है, मतलब जब आप स्टार्टअप करते हैं, है ना, तो आपको 277 रुपये देने हैं। और अगर आपका स्टैंडर्ड, मतलब आपकी अप्रोक्स सेल होती है वो 30 लाख तक पहुंच जाती है क्वार्टरनरी, मतलब 10 लाख रुपए पर सेल के, पर मंथ के हिसाब से आप सेल दे रहे हैं, तो आपका अकाउंट स्टैंडर्ड में आ जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको 249 पे करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनको, आप उनको पे करेंगे अमेजन को। ठीक है, ये लाइटिंग डी की फीस होती है। लेकिन आप ये तब इंश्योर करें जब आपकी प्रोडक्ट रेटिंग भी अच्छी है, आपने A+ कंटेंट भी बना रखा है, आपको लग रहा है कि कन्वर्जन आ सकते हैं, तो आप डेफिनेटली चलाइए। मतलब जैसे नया प्रोडक्ट है आप उस पर मत चलाइए, क्योंकि देखिए 270 आप पे कर रहे हैं और आपके प्रोडक्ट की सेल होने के बाद आपको 1000 ही मिल रहा है टोटल प्रॉफिट। तो उसमें क्या रहेगा कि देखिए आप एडवर्टाइज भी चलाएंगे स्टार्टिंग में, और उसके बाद आपको केवल ओनली 300 400 का आपका प्रॉफिट होगा, तो उस जगह पे आप लाइटिंग डील को अभी स्टार्टिंग में मत कीजिए। उसके लिए मैं दूसरा आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ। आप इस पे जाएंगे, हमारे जो थर्ड पॉइंट है ना, सर जो हम उसको लाइटनिंग करते डील हैं। चलाते हैं जब, हाँ तो ये अमेजोन खुद से भी हमारा प्रोडक्ट ऊपर दिखाता है फिर? हाँ, अमेजन खुद से भी दिखाएगा आपके प्रोडक्ट को ऊपर, अच्छा। है ना। आपके प्रोडक्ट को अमेजन भी ऊपर दिखाएगा। ठीक है, देखिए अब तीसरा मतलब ये अमेजन करता है कि जिनका डील चल रहा है, लाइटनिंग डील है, उसको आप उनको सबसे ज्यादा हाईलाइट करेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगर स्टार्टिंग है हमारी, बेसिक है पूरा, तो हम क्यों इतना खर्च करें कि भाई हम 270 रुपये वहां लगाएंगे सब। तो उसके लिए देखिए सबसे बेस्ट है, आप यहाँ पे जाइए एडवर्टाइजमेंट में, अब आप करिए कूपन क्रिएट। ठीक है, आप कूपन क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या है ना, उसमें भी विजिबिलिटी आएगी, है ना। और वो अच्छा भी रहता है कूपन क्रिएट करना, और उसके कोई चार्ज नहीं लगता है। सबसे बेस्ट मेरे को ये लगता है उनका कि आप कोई सा भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा कूपन का उसमें। ठीक है, तो देखिए कूपन कैसे बनाते हैं, जैसे मैं वहाँ पे ये थर्ड लाइन, थ्री लाइंस पे गया, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में गया और यहाँ पे कूपन पे गया। ठीक है, कूपन में जाकर के मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू कूपन कर दिया, क्रिएट ए न्यू कूपन। तो अब यहाँ पे मेरे से वो प्रोडक्ट लिस्ट मांग रहा है कि आप किस प्रोडक्ट पे चलाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टैंडर्ड है सब्सक्राइब चाहिए, तो पहले स्टैंडर्ड का ही हम करेंगे। और यहाँ पे ऑडियंस टाइप कौन सी है आपकी, कि ऑल कस्टमर ही रखेंगे हम, तो हम बार बार ये प्रोग्राम या पर्टिकुलर ब्रांड पे नहीं जाना चाह रहे हम, सभी के लिए रखेंगे कि कोई भी कस्टमर कैसा भी आए हमारे पास, है ना, हमारे पास, वो हम उसको ये वाली डील का, मतलब ये वाले कूपन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे ASN क्या है, आप किस प्रोडक्ट पे ये कूपन चलाना चाहते हैं। ठीक है, मैं मेरे पास से मैं एक लिस्ट निकाल लेता हूँ, मेरे पास जो प्रोडक्ट है कोई भी, मैं उसकी लिस्ट निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, ये मैं इस प्रोडक्ट को ले लेता हूँ, सपोज दैट ये ASN मैंने लिया, कॉपी किया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, मैं इसको सर्च करता हूँ, देखिए ये आ गया यहाँ पर, है ना। इस पर मैं टिक करूंगा, इस पर मैंने टिक करने के बाद मैंने क्या किया, इसको कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे डिटेल मांग रहा है कि आप कूपन कब से कब तक चलाना चाह रहे हैं। तो देखिए रिमेंबर ऑल द थिंग्स, है ना, कि जब आप कूपन बनाएंगे, है ना, जब आपने कूपन बनाया है तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप लेके चलना पड़ेगा। आई मीन टू से, अभी आपने कूपन लगाया है तो हो सकता है 3 या 4 घंटे लगे उसको पूरा पब्लिश होने में। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत इमीडिएट वो शो होने लगे, 3 से 4 घंटे का टाइम लेता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 24 तारीख का डेट डाल दी, और मैंने एंड डेट डाल दी है, कोई सी भी डेट डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 30 तारीख डाल दी मैंने, है ना। अब मैं यहाँ पे आया, अब इसमें पूछ रहा है आप कूपन कैसा देना चाहते हैं, कि मतलब कूपन सपोज मेरा 1000 का प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ कि 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ माना मैं, है ना। तो अगर 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैं उसको दो तरीके से दे सकता हूँ, एक तो मैं डायरेक्ट दिखा दूँ कि 100 रुपीज ऑफ कूपन में, या मैं परसेंटेज के हिसाब से दिखा सकता हूँ कि 10% ऑफ, बात एक ही है। तो मैं चाहता हूँ मनी ऑफ दिखेगा मेरे को, है ना, तो मैं मनी ऑफ में जाऊंगा और यहाँ पर मैं डाल दूंगा 100। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं परसेंटेज के हिसाब से दिखाऊँ तो परसेंटेज को क्लिक करूंगा और यहाँ पर 10% डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट हो गया मेरा। ठीक है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर एक थिंग कि आप जब भी कूपन कभी बनाए ना, तो आपको 50% से ऊपर मत डालिए उसमें डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि वहां पे अमेजन आपकी ये चीज को कैच करेगा कि आप ज्यादा डिस्काउंट दिखा करके गलत तरीके से वो कर रहे हैं। क्योंकि हमें भी पता है किसी प्रोडक्ट पे 50% डिस्काउंट होना एक तरीके से वो हो जाता है कि जैसे कि सपोज दैट
मतलब मेरे से कोई कहे कि भाई 1,000 की चीज है, उस पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है इमीडिएटली, तो थोड़ा सा डाउट तो होगा कि यार 50% का मिला है ठीक है, लेकिन अगर कोई 70% डिस्काउंट दे रहा है तो लगेगा कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। तो अमेजन ये कहता है कि भैया आप कूपन लगाओ, लेकिन आप 50% से ऊपर डिस्काउंट मत दो बस। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 10% कर दिया है ना। अब यहाँ पे लिमिट रिडेम्पशन टू वन वन पर कस्टमर। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि सपोज दैट किसी ने एक परचेज कर लिया कूपन लगा के, अब आप चाहते हैं वो दूसरी बार परचेज करे तो कूपन ना मिले, है ना, तो आप लिमिट कर दीजिए। लेकिन हम चाहते हैं यार मैक्सिमम लोग खरीदें, तो आप इसको अनटिक रखिए। ठीक है। अब यहाँ पे आप बजट लगाना है आपको कि बजट कितना होना चाहिए। बजट किस चीज का है इसमें, कि आपने माना एक प्रोडक्ट 1,000 का प्रोडक्ट है और आप 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना। तो आपने कहा कि मैं केवल डिस्काउंट है ना, मेरा टोटल डिस्काउंट की वैल्यू है टोटल 500 रुपए से ऊपर नहीं हो सकती। मतलब मैं नहीं चाहता कि 500 रुपए से ऊपर जाए, या नहीं कि आप चाहते हैं 5 कस्टमर आपके ले लें 100 100 रुपए के डिस्काउंट पे, तो आपका 500 का बजट खत्म। तो आप उससे ऊपर नहीं चाह रहे हैं कि इससे ज्यादा मेरे कैंपेन चले, मतलब कूपन चले, तो आपने यहाँ पे 500 कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते कंटिन्यू चलता रहे, तो मैंने क्या कर दिया, 50,000 की वैल्यू डाल दी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कूपन कभी बंद हो, जब तक मैंने डेट दी है वो तो चलता रहे। तो मैंने यहाँ पे अपने आप यहाँ पर मैं कितना भी दे सकता हूँ, 5 लाख भी दे सकता हूँ, कि 5 लाख तक जो कूपन है मेरे चलते रहे और उसके बाद बंद हो जाए। लेकिन 5 लाख तक पहुंचता नहीं है नॉर्मली, तो 5 लाख पे बंद हो जाएगा हालांकि, तो अपन मैक्सिमम डाल के रखते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि केवल 5 कस्टमर आ जाएं और 5 कस्टमर आने के बाद मेरा एक कूपन बंद हो जाए, तो आप 100 का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है। एक एक कस्टमर को 1,000 पर। ठीक है। तो आप चाहते हैं 500 से ऊपर नहीं देना चाहते, मतलब 5 कस्टमर है यानी कि 500 का डिस्काउंट देना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे बजट कैपिंग कर दूंगा 500, कि भैया जैसे 5 कस्टमर ले लें, ठीक है, तो उस जगह पर मेरा ये कैंपेन बंद हो जाए। अब यहाँ पर वो बता रहा है पहले 500 पर था, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा पॉलिसी चेंज कर दिया है, जो मैंने अभी चेक नहीं किया था, तो यहाँ पर 1,000 थे मिनिमम, कि कम से कम 1,000 का तो आपको कैपिंग रखनी पड़ेगी मिनिमम। ठीक है। अब कूपन टाइटल डालना है, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें सेव 10%, सेव 10% यहाँ से ले रहा है क्योंकि मैंने 10% यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है। अब सेव 10% ऑन लाख बैंगल्स करो, लाख बैंगल्स, ये मैंने कर दिया। ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू अलाउ दिस कूपन टू स्टेक विद परसेंटेज ऑफ एंड बाय वन गेट वन प्रमोशन, है ना। अब मैं इसको पर्टिकुलर बाय वन गेट वन के साथ कोई ऐसा प्रमोशंस के साथ में, मतलब अगर जैसे मैंने एक मैं अभी बताऊंगा आगे कि एक बाय वन गेट वन का भी प्रमोशंस बनता है ना, उसके हिसाब आप करना चाहते हैं या नहीं, मुझे नहीं करना है ना। मैं ऐसे ही आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि मेरा कूपन सेपरेट चले, है ना। अब मैं बाय वन गेट वन भी कर दूंगा, 50% ऑफ भी कर रहा हूँ, मतलब 10% ऑफ भी कर रहा हूँ, तो ये एक मेरे लिए लॉस वाली बात होगी। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ गया आपके सामने। कूपन टाइटल ये है कि 10% और लगवाएंगे से आपके सामने था। कूपन टाइप स्टैंडर्ड है, डिस्काउंट 10% है, वन बजट हमने 1,000 का डाला है, कब से कब तक है, किसके लिए, मतलब कितने मतलब कस्टमर कौन से, ऑडियंस टाइप कौन सी है आपकी, ऑल कस्टमर से। वन डेड ऑप्शन को आपने हटा दिया है दोनों, और ये आपने करके आप इसको कर देंगे सबमिट। ठीक है। अभी सबमिट हो गया, वी हैव रिसीव्ड योर सबमिशन। अभी आपका गो टू कूपन के डैशबोर्ड में जाएंगे ना, वहां पे आपको ये दिखने लगेगा। देखिए ये दिखने लगा, यही वाला। अब ये प्रोसेस हो रहा है, आप ये मान के चलिए लगभग 3 to 4 आवर्स लगेंगे इसको पूरा प्रोसेस होकर पब्लिश होने में। ये स्टार्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए अब आप कहेंगे कूपन दिखता कैसा है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है, मैंने देखा है, मतलब ग्रीन कलर में दिखता है, अगर ग्रीन कलर का लेबल लग जाता है ना, और अच्छा भी लगता है वो। मैं देख लेता हूँ कि किसी पे कूपन लगा हुआ है, क्योंकि अभी देखिए अभी प्रमोशंस नहीं चल रहे हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि अभी दिवाली सेल के लिए सभी को डिस्काउंट देना है, जो सेल आ रही है। ठीक है। तो फिर भी मैं देख लेता हूँ, अगर किसी पे कूपन चल रहे हैं तो मैं उन कूपन्स को देख लेता हूँ कि अगर किसी पे कूपन लगे होंगे तो वो आपको दिख जाएगा कि कूपन कैसे लगे होंगे किसी पे। ठीक है। कोई भी नहीं चला रहा है अभी तो कूपन। देखिए ये देखिए ये वाला आ गया ना, वाक्य बिल फोल्डर, इन्होंने कूपन लगाया हुआ 3% का, ये दिख रहा है आपको सभी को, है ना। ये देखिए ये इन्होंने लगाया हुआ है, ये दिखता है आपको, ये 3% कूपन। तो देखिए थोड़ा सा ये अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर को, क्या नहीं। अगर मैं अपने थोड़ा सा देखूं कि जैसे मैं ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, सपोज दैट मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च किया है यहाँ पर, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को ये अट्रैक्ट हुआ कि नहीं यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ कूपन लगा हुआ है, कुछ अच्छा सा वो दे रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा ये विजिबिलिटी बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है ये बिल्कुल। ये क्लियर हो गया सभी को कूपन वाला टॉपिक? यस सर। सर जो 1,000 रुपीज का जो बजट इसमें हम डालेंगे, ये हमें टॉपअप करना पड़ेगा या सेल होने के बाद अमेजोन हमारे बैलेंस में से डिडक्ट करेगा? नहीं नहीं नहीं, ना ये बैलेंस डिडक्ट होगा आपका, ना कुछ भी होगा। आपका जो प्रोडक्ट 1,000 में जा रहा था, है ना, हम्म। तो आपने जो 10% मतलब 100 रुपए का डिस्काउंट लगाया, तो आपका प्रोडक्ट की वैल्यू 900 रुपये हो जाएगी ऑटोमेटिक। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो हमने यहाँ पर देख रहे हैं ना, बजट हमारा जो रखा है हमने 1,000 रुपीज का रखा है, जो हम बजट सेट कर रहे हैं,
हाँ हाँ। तो ये बजट हमें मतलब इसको बाद में टॉप अप करना पड़ेगा या प्रोडक्ट सेल होने के बाद अमेजोन हमारे अकाउंट में से डिडक्ट करेगा? नहीं नहीं, देखिए आप इसको फिर से समझिए, मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो बजट है ना, ये बजट कैपिंग की है हमने हमने ये नहीं कहा है कि अमेजन काटेगा, कोई काटेगा नहीं इसमें बजट को। ये ठीक है। हमारी बजट कैपिंग है। कैपिंग का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे सपोज दैट आपका 10,000 मतलब 1,000 का प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक है। और आप 10% मतलब 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। ये हो गया, ठीक है। अब होगा क्या, अब वो आपसे पूछ रहे हैं, अब सपोज दैट आपका एक बंदे ने प्रोडक्ट खरीदा, तो हम्म। कितना आपका कूपन का डिस्काउंट चला गया? और टेन मतलब परसेंट आपका, क्या है? 100 रुपए का। मतलब 100 रुपए, 100 रुपए हाँ। का आपका बजट चला गया है, ये ठीक मान है। के चलिए, ठीक है। अब आप 10 लोगों ने खरीदा तो कितने का चला गया? 1,000 का बजट तो आपका पूरा वन चला गया, थाउजेंड चला गया। हाँ। 1,000 चला गया है ना। तो क्या हुआ कि हमने यहाँ पर ये बताया हुआ है कि इतना बजट अगर मेरा यूज हो जाए तो मेरे ये कूपन कोड को बंद कर देना, फिर उसके मतलब बाद जो मत जो चलाना। डिस्काउंट स्कीम है वो बस खत्म करने के लिए हमने बजट लगा रखा है कि इससे ऊपर मैं डिस्काउंट नहीं देना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली हम उससे तो ऊपर नहीं जाएंगे बिल्कुल। तो जो हम डील चला रहे थे उसमें भी हम इसी तरह से करते हैं, जो एक परमानेंट रहता है ना। सपोज हमने कोई 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, उसको हम जैसे होता है ना कि 1,000 का प्रोडक्ट है, हम उसमें 200 रुपए हम कम करके 800 रुपए में बेच रहे हैं। तो वो हाँ वो वाली हाँ चीज डील में भी वही सेम चीज तो थी। हाँ, डील में भी वही चीज थी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इन दोनों में से ज्यादा बेस्ट कौन सा रहेगा चलाना, अगर हम चलाते हैं तो? देखिए, वैसे तो डील का रहता है, डील थोड़ा सा अच्छा प्रमोट करते हैं हमारे प्रोडक्ट को। अच्छा। हाँ, डील को अगर मैं कहूँ तो डील के पास जाना बेटर रहता है हमारे। ओके। तो उसमें भी हमें कोई टॉप अप करना पड़ता है पैसे का? डील में, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, डील में हमें कोई टॉपअप नहीं करना पड़ता, हमें बस बताना पड़ता है इस पे चलानी है डील, ओके। है ना? इसमें भी टॉपअप नहीं है, हमें केवल बजट कैपिंग कर रहे हैं कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए हमारा एग्जॉस्ट। ओके। ठीक है। पर सर वो ओके। डील में तो 270 रुपये 77 रुपये का करना पड़ता होगा ना टॉप अप? नहीं नहीं, वो आपके अकाउंट से कटते हैं। जब आपका पेमेंट अमेजन करता है ना, जैसे आपके 10 प्रोडक्ट्स चले गए, है ना, अब होगा क्या कि आपको अमेजन अमेजन आपको माना 5,000 पे करने हैं, अमेजन अमेजन आपको 5,000 पे करेगा जो आपकी सेल हुई है, तो उस सेल में से आपके अमाउंट को वो डिडक्ट करेगा, जो आपने उसको मतलब जो डील चलाई है ना, एडवर्टाइज चलाए, वहां से आपके अमाउंट को डिडक्ट करेगा वो। ठीक। ठीक है। अब नाउ अपना अगला पॉइंट आता है एडवर्टाइजिंग में ही, है ना। ये डील्स हो गए, कूपन्स हो गए, प्राइस डिस्काउंट, है ना। ये प्राइस डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं होता, ये आपके लिए स्टार्टिंग में है नहीं, बेसिक लेवल का है ही नहीं, है ना। प्राइस डिस्काउंट का क्या रहता है कि जैसे कि हम अपने ये प्रोडक्ट पे ना एक एक वो बना के रखते हैं कि जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। हम्म, तो इसमें देखिए, इसमें क्या रहता है कि प्राइस डिस्काउंट में क्या रहता है कि अगर आप कोई प्राइस को कट करते हैं, मतलब कोई आपने मतलब कोई प्राइस को कम कर दिया है आपने, है ना, तो वहां पे बताएगा कि आपके इस कम प्राइस में आपने जो किया है तो आपके इतने व्यूज आए हैं, इतना कन्वर्जन रेट हुआ है, ठीक है। तो एक आप इसको मान सकते हैं रिकमेंडेशन टाइप का है, तो इसकी बस उसके लिए जरूरत है कि आप अगर जैसे कभी आपने 50 रुपए कम किए, कभी 70 रुपए कम किए, तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि किस कन्वर्जन में, मतलब किस कम रेट में हमारे पास ज्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितना आपका प्राइस कम होगा उतने कन्वर्जन बढ़ेंगे ही। तो इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, केवल एक तरीके से आप रिकमेंडेशन के रूप में यूज कर सकते हैं कि ये रिकमेंडेशन है एक तरीके से कि हमारे पास ये प्राइस कम में इतने ऑर्डर्स आए हैं, इसमें इतना हमारे पास तरीके से कन्वर्जन हुआ है, मतलब कन्वर्जन रेट इतना है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो है। इसका कोई ज्यादा यूज नहीं रहता, ठीक है, मतलब बेगनी लेवल पर। अब अपन आते हैं इसमें ये एडवर्टाइजिंग में ही, ये प्राइस डिस्काउंट हो गया, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउट हो गया। प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है, ये हमारे अकाउंट मैनेजर है वहीं से सेट करते हैं, जो हमारे अकाउंट मैनेजर है उनको आप देंगे पूरी डील्स वील्स, है ना। तो ये वहां से इस चीज को क्रिएट करते हैं, है ना। ये आप मत कीजिए इसको स्टार्टिंग लेवल पर, ठीक है। इसका सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा है प्रमोशंस, जो मैंने आपको बताया था, बाय नाउ बाय वन गेट गेट वन वाला, ठीक है। तो देखिए, ये आ गया बाय वन गेट वन, देखिए यहाँ पर आ रहा है परसेंटेज ऑफ बाय वन गेट वन। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट के साथ ऐसा प्रमोशन करना चाहता हूँ, एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री करना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा बाय वन गेट वन पर, ठीक है। ये मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एटलीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई अगर कोई दो खरीदे, मैं ये नहीं चाहता कोई एक खरीदे तो एक के साथ एक फ्री, नहीं, मैं चाहता हूँ कोई थोड़ा ज्यादा खरीदे, तो मैंने कहा कम से कम मेरे 5 प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, तो उसके साथ में ये वाला एक प्रोडक्ट ये फ्री मिले। तो इस पे क्या पूछ रहा है, परचेज आइटम, कौन से परचेज आइटम, मतलब आपको एएसएन डालना पड़ेगा, मतलब एएसएन मतलब वो प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है आपका। तो सपोज दैट मैंने अपना ये प्रोडक्ट का डिटेल डाल दिया, कोई सा भी प्रोडक्ट में ले लेता हूँ अपना, जैसे मेरे पास ये प्रोडक्ट है,
है ना। इसमें प्रोडक्ट का ए साइन डालूंगा यहाँ पर, ये मैंने ए साइन डाला, ठीक है। अब वो इसमें क्या कर रहा है, बायर गेट्स, बायर को क्या मिलना चाहिए, है ना, फ्री आइटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अप्लाइज टू किस पे, परचेज आइटम क्वालिफाइड, मैं करूंगा परचेज, भैया परचेज करे तभी आए उसका, है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपना बजट सेट कीजिए, ठीक है, कि कितने पे ये बंद हो जाए, है ना। मैंने इसको 1000 कर दिया, वही जो अपने बजट कैपिंग स्टार्टिंग वाला था ना, तो वही वाला मैंने कर दिया इसमें, ठीक है। तो अब उसके बाद बायर बेनिफिट अप्लाई टू क्वांटिटी, है ना, व्हेन परचेजेस 5, तो क्वांटिटी ऑफ 1 हमने डाल दिया, 5 अगर खरीदेगा तो उसके बाद उसको बेनिफिट मिलेगा क्या, एक क्वांटिटी का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसको हमने कब किया शेड्यूल, आज से लेकर के हमने कितने दिनों के लिए कर दिया इसको, है ना, 25 दिन, 24 दिन या 30 दिन के लिए अपन कर सकते हैं, ये शेड्यूलिंग का हो गया, ठीक है। अभी एडिशनल ऑप्शन है ना, इनमें आपको कुछ नहीं डालना है, ये आपके लिए वैसे ही रहेगा, आप इसको कुछ भी डाल सकते हैं, बाय वन गेट वन, ठीक है, ये आपने डाल दिया। अब आप इसको कुछ नहीं कीजिए, है ना, आप सीधे सीधे इसको रिव्यू कर लीजिए यहाँ पर। देखिए जब मैं कूपन बना रहा था वहां पे भी स्टेक प्रमोशन का आ रहा था कि आप ये इस प्रमोशन को बाय वन गेट वन के साथ आप स्टेक करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर भी वो ऑप्शन है, डू वांट टू अलाउ दिस प्रमोशन टू स्टेक विद कूपन्स, यस अलाउ या नो, हम तो नो रखेंगे, हम अलग ही रखना चाहते हैं ना इसको, ठीक है। और यहाँ पर हम रिव्यू करने के लिए दे देंगे, ठीक है। अब देखिए रिव्यू होगा तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ये आपके पास रिव्यू करने का, और आप इसको कर दीजिए सबमिट, ठीक है। अब ये सबमिट कर दिया तो ये आपका से लगभग 1 से 2 घंटे लेगा, 2 से 4 घंटे भी हो सकते हैं, तो वहां पर आपका ये वाला प्रमोशन भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से होता है, कैसे पता चलता है ना, तो एक बार वो भी देख लेते हैं किसी का चल रहा हुआ तो। ये इसमें नहीं चलेगा, ये शायद देख लेते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें ये बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा हो, तो उसको अपन ओपन कर लेते हैं जिसमें अगर ऐसा हुआ तो। देखिए इस जगह पे ना, एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखिए जो ऑफर से लिखा होता है ना, इस जगह में एक और यहाँ आपको वो मिलेगा, है ना, मतलब एक और विंडो छोटी सी मिलेगी जिसमें वहां पे लिखा हुआ बाय वन गेट वन, इस तरीके से एक और ऑफर बनाया जाएगा, वो मैं देख रहा हूँ अगर मिल जाएगा कहीं पर तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, बाय वन गेट वन वाला। और शायद अभी किसी ने चलाया नहीं होगा तो वहां पर, एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं, इस पे भी नहीं है। देखिए ऑलवेज रिमेंबर, ये जो बैंक ऑफर्स है ना, ये कभी हम नहीं चलाते, ये वाले जितने भी बैंक ऑफर है ये सब अमेजन ही चलाएगा, हम नहीं चला सकते इस चीज को, कि कितने परसेंट किस पे क्रेडिट कार्ड पे देना है, ये सब अमेजन का ही काम है, हमारे हाथ में नहीं है, सही वाला। लगता है गूगल की मदद लेनी पड़ेगी हमें। चलो ठीक है, मैं एक बार गूगल से आपको वो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें गूगल में लिखा हुआ बाय वन गेट वन वाला कुछ। इसमें बस वो प्रमोशन बनाना बता रहे हैं, कहीं ऐसा ऐसा नहीं है कि बाय वन गेट वन वाला है इसमें, ठीक है। कोई नहीं, अगर कोई आएगा तो फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, अभी एक्चुअली प्रमोशन आ ही नहीं रहे हैं ज़्यादा, मतलब लोग ज़्यादा चला नहीं रहे हैं, है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा सा पर आई शो नहीं थिंक हो रहा है अमेजोन आपको। उसके गूगल के सर्च पेज के ऊपर टॉप पे या बाय वन गेट वन का एक अमेजोन के ऊपर है। कौन ऑल सा, पे, ऑल पे, नहीं नहीं ऑल ये पे। ऑल पे, एक मिनट देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ये वाला दे रहे हैं या नहीं, एक बार ये देख लेते हैं। नहीं इसमें भी नहीं है, ठीक है कोई नहीं, अगर कोई आएगा तो फिर अभी कोई ऑफर आएगा तो मैं इसमें आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पर ये शो हो रहा है, इस तरीके से शो होता है, बस वहाँ पर ही शो होता है, मैंने आपको बताया ना जगह, है ना, उन जगहों पर वो शो होता है, ठीक है।
तो बाय वन गेट वन उसके लिए होता है कि थोड़ा सा लगता है बायर को कि देखिए आपका जो अच्छा प्रोडक्ट है ब्रांडेड है ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे आप रखिए कि बाय वन गेट वन, ये आप पर्टिकुलर किसी सेल पे ही चलाइए। मतलब मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप किसी पर्टिकुलर बड़ी सेल आ रही है तो आप चलाइए कि लोगों को लगे, है ना। लेकिन अगर आप नॉर्मल डे में अगर आप चलाएंगे, आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में आपके कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है, अच्छी स्टार रेटिंग है, और आप अगर उसमें सपोज एक 5,000 का प्रोडक्ट है, आपने बाय वन गेट वन चला दिए, तो लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि यार 5,000 में दो चीजें कैसे आ सकती हैं जबकि इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये, है ना। तो आपने देखा होगा कभी एलजी सैमसंग बड़े बड़े ब्रांड हैं, है ना, तो वहां पे ये बाय वन गेट वन नहीं काम करता है। वो छोटे प्रोडक्ट जो मतलब लो रेंज थोड़ी छोटी होती है, उन जगह पर ये काम करता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सर, पॉइंट। जो इसमें इसमें प्रमोशन, जो इसमें परसेंटेज डिस्काउंट है और जो कूपन में परसेंटेज डिस्काउंट है, उसमें डिफरेंस क्या है? अच्छा ओके, ये वाला, अरे हाँ ये वाला रह गया है, ये परसेंटेज ऑफ लिखा हुआ है ना, आप इसको क्रिएट कीजिए। देखिए परसेंटेज है ना, ये वाला डिस्काउंट है ना, ये वाला परसेंटेज डिस्काउंट है ना, यहाँ पर शो होता है। मैं एक बार इसको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये वाला डिस्काउंट शो होगा, परसेंटेज डिस्काउंट कि कितना मिला है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कैशबैक, है ना, तो यहाँ पर वो परसेंटेज डिस्काउंट शो होने लगेगा कि यहाँ पे आपने इतना लगाया है। ठीक है। तो अब वो कहाँ पर रहता है मैं बता देता हूँ। उसको भी अगर क्रिएट करना है तो सेम वैसा ही ऑफर है, एटलीस्ट कितने पर आप चाहते हैं कि भाई कोई एक नहीं, अगर कम से कम दो क्वांटिटी खरीदेगा, है ना, तो हम परसेंटेज डिस्काउंट देंगे। किसी ने दो क्वांटिटी खरीदेगा, कितना परसेंटेज हम कर सकते हैं कम? हमने कहा 20% कम कर लेंगे भैया हमको सीधे। ठीक है। अब वो पूछेगा कौन से प्रोडक्ट पे आप लगाना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, वही प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया जो एक है हमारा। ठीक है। आपने इसको यहाँ पर दे दिया। ठीक है। ये हो गया। ये काम पे लगेगा, अप्लाई टू परचेज आइटम पे लगेगा। हम चाहते हैं कि उसको परचेज करे तभी लगेगी, है ना। सेट बजट कर सकते हैं अपना, है ना। मैंने इसको कर दिया 1,000 पर से। ठीक है। बायर परचेजेस, है ना, एटलीस्ट। अब ये पूछ रहा है कि ये टेल्स बता रहा है इसके कि मतलब ये ही आप जो बनाना चाह रहे हैं वो यही है ना, कि बायर परचेज कम से कम ये दो क्वांटिटी खरीदे इस प्रोडक्ट की, इस एएसएन की दो क्वांटिटी खरीदे तो बायर को 20% ऑफ मिलेगा। ठीक है। हम एग्री हैं। हमने क्या किया, ठीक है, स्टार्ट डेट कब से, आज से, और एंड डेट हमने 30 तारीख कर लिया यहाँ पर। ठीक है। प्रमोशन टाइटल हम कुछ भी रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। ठीक है। हमने क्या किया, गेट 20% ऑफ ऑन परचेज टू क्वांटिटी। ऐसे इस तरीके कुछ भी डाल सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। इसमें ऐसा नहीं केवल हमारे रेफरेंस के लिए रहता है। अब स्टेक वाला आ रहा है, स्टेक हमको करना नहीं है। ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, ये इसको मैं रिव्यू करूंगा। ठीक है। तो ये रिव्यू किया, और ये यहाँ पर सबमिट करना। बस सबमिट कर दिया हमने यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि इसमें और उसमें अंतर क्या है, तो देखिए वो वाला जो कूपन है ना, ये वाला जो कूपन है ना जो हमने अभी बनाया है ना, ये हमको कहीं पर इस जगह शो नहीं होगा। जो ग्रीन कलर में शो होता है ना वहां पर ऑफ करने के लिए, उस जगह शो नहीं होगा ये। जैसे यहाँ पर मैंने आपको वो वाला कूपन बताया था पहले वाला, है ना, तो वो कूपन आपको डायरेक्टली शो हो रहा था। देखिए ये यहाँ पर शो होगा आपको कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पर ये कूपन शो हो रहा है, लेकिन आपने जो अभी बनाया है ये कूपन यहाँ पर शो नहीं होगा। ये कूपन जब आप प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, है ना, उसको ओपन करेंगे, तब जा करके आपको यहाँ पर शो होगा। ठीक है। इस जगह पर शो होगा अंदर जा करके, वो ऊपर शो नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला कूपन। ठीक है। ये क्लियर है ना सभी को, ये वाला? हाँ जी सर, ये जो बजट हम जो सेट कर रहे हैं, अगर ये एक बार खत्म हो जाता है तो कैंपेन दोबारा से बनानी पड़ेगी या उसी में अपडेट कर सकते हैं फिर से? उसमें बजट अपनी तरफ से अपडेट कर सकते हैं फिर से। ओके। बजट और डेट को अपन बढ़ा सकते हैं, बाकी कुछ भी एडिट नहीं कर सकते फिर। ओके सर। ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये प्रमोशंस भी हो गया। ठीक है। अब हमारे यहाँ अगला पॉइंट है हमारा ये ग्रोथ पर, है ना। ये ग्रोथ पर, ग्रोथ में कुछ नहीं है ऐसा, है ना। ये प्रोग्राम दिए गए, सेलर रिवार्ड प्रोग्राम दिए गए हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं। अपॉर्चुनिटीज का मैं दिखा दूँ, ये हमारे यूज की है नहीं है, बस वो रिकमेंडेशन करता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, आप ऐसा कर लीजिए, आप अपने वेयर हाउस में भेज दीजिए, अमेजन पे इतना डिस्काउंट कर दीजिए। इस तरीके से वो अपना केवल वो दिखाते हैं, बाकी उनका कोई वो नहीं रहता, रिकमेंडेशंस रहती हैं बस। ठीक है। तो अगर अपन इस पे जाएंगे ना, तो इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं है ग्रोथ में, केवल ग्रोथ से रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट सजेशन दे रहा है कि कौन से प्रोडक्ट आपको लाने चाहिए इस तरीके से, तो उनका कोई यूज नहीं रहता है। हमारा अगला पॉइंट है रिपोर्ट, है ना। रिपोर्ट में क्या रहता है देखिए,
रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास सारी चीज की रिपोर्ट आ जाती है, बिजनेस रिपोर्ट आती है सबसे पहले हमारी, है ना। तो बिजनेस रिपोर्ट क्या है कि इसमें आएगा हमारे पास पूरा ग्राफ आएगा कि हमारी एक दिन की कितनी सेल हुई है, हमारी एक महीने की कितनी सेल हुई है, ये देखिए पूरा डिटेल आ जाएगा, सेल्स ग्राफ है ये, कि आज की सेल हमारी इतनी थी, है ना। अगर मैं सेलेक्ट करूं कस्टम डेट, मंथ, ये मंथ टू डेट और वीक टू डेट, ये सब मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर पूरा बता देगा कि आपके इतने यूनिट सोल्ड हुए हैं, मतलब एक ग्राफ हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है कि हमारा इतना रेवेन्यू हुआ है, मतलब इतनी सेल हुई है, और इसमें इतने प्रोडक्ट हैं हमारे, ये सारी डिटेल हमको यहाँ पे ग्राफ के रूप में दे देता है। ठीक है, ये रिपोर्ट का है। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसी में कि मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं सेल को देखना चाह रहा हूँ कि भाई पर्टिकुलर सेल मतलब वो प्रोडक्ट के हिसाब से कितनी सेल हो रही है, क्या प्रोडक्ट के हिसाब से, तो आप इस पे क्लिक करेंगे बाई एएसआई। तो इसमें देखिए एएसआई से रिलेटेड सारी चीज आई, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ रही, टाइटल आ रहा है, सेशन आ रहे हैं कि कितने सेशन हुए हैं, है ना, कितने लोगों ने देखा है आपके प्रोडक्ट को। ऑब्वियसली मैंने कल ही लिस्ट किया है, तो मैंने ही देखा था, केवल एक तो यहाँ पे एक सेशन दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमारे सामने सारी रिपोर्ट आ जाती है अपने B2, मतलब ये रिपोर्ट सेक्शन में। तो रिपोर्ट सेक्शन में अगर दूसरे पे जाएंगे तो फुलफिलमेंट वाला है। फुलफिलमेंट मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये है कि अमेजन के एफसीज में जब आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो ये फुलफिलमेंट वाला टैब है। ये एडवर्टाइजिंग की रिपोर्ट है कि आपने जो एडवर्टाइजिंग चलाई है उनकी रिपोर्ट आएगी आपके सामने। ये रिटर्न रिपोर्ट है, आपका प्रोडक्ट किसी के पास गया है और वापस आपके पास आ रहा है, रिटर्न, चाहे कोरियर रिटर्न हो चाहे कोई सा भी रिटर्न हो, यहाँ पे रिटर्न रिपोर्ट रहेगी। कस्टम रिपोर्ट का मतलब ये है कि आप कोई रिपोर्ट पर्टिकुलर बना लेना चाहते हैं अमेजन से, कि भाई मेरे को ये वाली पर्टिकुलर टाइप की रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आप कस्टम रिपोर्ट पे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी जो आपने कोई सी भी रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, स्टेप मैट्रिक्स रिपोर्ट, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और अब मैं अगर मेन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की बात करूँ, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है इसमें ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी या मैनेज टैक्सेस। देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी इसका बड़ा यूज होता है ऑल टाइम। जब भी आप कभी जीएसटी फाइल करेंगे, ठीक है, तो आपको डेटा यहीं से लेना है। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जाएंगे तो एक सेलर फी इनवॉइस आता है, ठीक है, सेलर फी इनवॉइस लिखा हुआ है ना, ये सेलर फी इनवॉइस का यूज ये रहता है कि अमेजन आपसे जितने भी कमीशन आपसे चार्जेस को डिडक्ट करता है, सपोज दैट आपका 1000 का प्रोडक्ट है और 10 प्रोडक्ट सेल हुए हैं, और 10 प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने 10% के हिसाब से उन्होंने अपना कमीशन लिया है, तो कितना हो गया आपका, 10% के हिसाब से एक प्रोडक्ट पे 100 रुपये कमीशन। 10 प्रोडक्ट सेल हुए तो उस हिसाब से आपके कितने हो गए, 1000 रुपीज। ठीक है, अब 1000 रुपीज अमेजन आपसे डिडक्ट करेगा और 1000 रुपीज के ऊपर वो जीएसटी भी आपसे डिडक्ट करेगा, तो अप्रोक्स 18% जीएसटी के हिसाब से 180 रुपये होगा, तो 1180 रुपये आपसे वो डिडक्ट करेगा। तो उसकी एक इनवॉइसिंग बना के देता है कि जो आप अपने सीए को दे सकते हैं कि अमेजन ने आपसे इतना अमाउंट डिडक्ट किया है, और वो डिडक्ट करके अमेजन ने आपको इतना पे किया है। तो वो आपके फर्दर रेफरेंस के लिए रहेगा, कभी डिस्प्यूट होता है कि आपने जीएसटी कम पे किया है, ज्यादा पे किया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रहेगा कि हमारा इतना जीएसटी पे होना चाहिए था। तो ये आपको सेलर फी इनवॉइस यहाँ से निकालनी पड़ेगी इस केस में। ठीक है, ये सेलर फी है। अब वो अगर मैं दूसरा देखूं, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि उसको मैं बताता हूँ पहले। अब दूसरी है हमारे पास मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, इसको कहते हैं एनटीआर रिपोर्ट। मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट क्या होती है कि देखिए क्या होता है कि अमेजन में पहले रूल नहीं था, अब ये सभी ई कॉमर्स पोर्टल में रूल हो गया है कि देखिए, मैं इसको थोड़ा सा वहां से बता देता हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा यहाँ से। एक मिनट की बस। देखिए होता क्या है कि जब भी आपका कोई भी प्रोडक्ट है ना, जैसे आपका ई कॉमर्स का मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल हैं सभी में अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि जब भी आपका कोई प्रोडक्ट सेल हुआ है ना, एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है, सपोज दैट आपका कोई प्रोडक्ट है जिसका अमाउंट है आपका 1000, ठीक है, इसका एक छोटा सा नॉर्मल वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, है ना। 1000 का आपका प्रोडक्ट है और इसका आप मान के चलिए 10% कमीशन कटता है, तो अमेजन आपका ये 10,000 का प्रोडक्ट है तो 10% के हिसाब से आपका 1000 मतलब 100 रुपीज कट गया। ठीक है, अब उसके अलावा आपका कोरियर चार्ज भी लगेगा, या जाहिर सी बात है कोरियर चार्जेस। ठीक है, तो कोरियर चार्जेस का अगर मैं देखूं तो कोरियर चार्जेस मेरा अप्रोक्स माना 70 रुपीज है। ठीक है, मैं अभी आपको बता दूंगा कोरियर चार्जेस कितने लगते हैं। कोरियर चार्जेस कितना है, माना 70 रुपीज है। ठीक है, 70 रुपीज। ठीक है, ये मेरे कोरियर चार्जेस है।
ठीक है, ये कट गए। अब उसके अलावा एक फीस और लगती है, याद रखना, फिक्स्ड क्लोजिंग फी। फिक्स्ड क्लोजिंग फी, ठीक है। फिक्स्ड क्लोजिंग फी क्या होती है? जब उनका ये मानना रहता है कि अमेजन ने आपके एक तरीके से लीड को कन्वर्ट करके आपको दिया है, तो उसका एक पर्टिकुलर चार्ज लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं, मैक्सिमम 20 रुपए होता है, 15 या 20 रुपए होता है, मैं 20 रुपए लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब इन सब पे एक जीएसटी लगेगी, जीएसटी आपसे काटा जाएगा, ये अमेजन आपसे चार्ज लेगा वो तो है, इस सब के ऊपर जीएसटी लगेगी। तो जीएसटी कितनी हो जाएगी, आप मान के चलिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ फिक्स्ड क्लोजिंग फी 30 कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो इन पे जीएसटी कितनी हो जाएगी भाई? 100 रुपए कमीशन, 70 रुपए कोरियर चार्ज, फिक्स्ड क्लोजिंग फी 30 रुपए, मतलब टोटल 200 रुपीज काटेंगे मेरे से वो। तो जीएसटी अगर 18% काटेंगे वो मेरे से, तो कितना हो गया? 200 की जीएसटी कितने हो गए 18% के हिसाब से? 36 रुपीज। तो आपका जो ओवरऑल डिडक्शन होगा, ओवरऑल जो आपका ओवरऑल डिडक्शन होगा वो कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 100 जो कमीशन है, माइनस 70 रुपए कोरियर चार्ज, माइनस 30 रुपए फिक्स क्लोजिंग फी, और उसके ऊपर क्या 36 रुपीज ये माइनस, ठीक है। तो आपका कितना हुआ टोटल? एक बार कैलकुलेट ही कर लेते हैं इस चीज को ना। आ, ये 200 हो गया, टू, हाँ 230, 1000 में से 1000 माइनस 236, ये आ गया आपका 764। तो अमेजन आपको पे आउट करेगा 764 रुपीज, ठीक है। अब जब 764 आपको पे आउट करेगा, है ना, तो जाहिर सी बात है कि पहले कोई रूल नहीं था जो किसी का कोई भी डिडक्शन या कोई जैसे होता है ना, किसी ने टैक्स नहीं पे किया, तो उस केस में बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये थोड़ा सा इस तरीके से कोई ड्रॉबैक्स निकले थे कि मतलब कोई सेलर कुछ भी सेल बता रहा है, किसी की सेल माना 1 CR की हुई है लेकिन उसने अपनी 20 लाख की सेल बताई, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इन ई कॉमर्स कंपनीज को सीधा सीधा ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि भैया आप एक काम कीजिए, जिस सेलर का 1000 रुपीज देना सेल हुआ है, ठीक है, तो इसके ये जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है ना, इस प्रोडक्ट पे जो सेल हो रहा है ना 1000 पे, है ना, 1000 का आप एक पर्टिकुलर टीसीएस अमाउंट, टीसीएस, है ना, और एक टीडीएस अमाउंट, है ना, इस पे आप ये वाला काट के, अप्रोक्स ये होता है, मैं बता देता हूँ, 0.75% होता है, ऐसे कुछ होता है अमाउंट, ठीक है। टीसीएस और टीडीएस ये मैं अभी दिखा दूंगा कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट है ना, तो गवर्नमेंट ने सीधे ये कहा है कि ये वाला अमाउंट काट के पहले आप अपने ब्याह पे आप हमको गवर्नमेंट को पे कर दीजिए, ठीक है। सीधा आप गवर्नमेंट को पे कीजिए, ठीक है। किनसे कहा? अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स कंपनी से। मतलब क्या हुआ, 1000 है, ठीक है, 1000 में से उन्होंने कह दिया कि आप 0.75% टीसीएस और 0.75% टीडीएस, ये दोनों उस सेलर के बिहाफ पे अमेजन कंपनी हमको पे कर दे, ठीक है। अब जब सेलर 18% के हिसाब से इसका टैक्स पे करेगा, 1000 रुपए के हिसाब से 18% टैक्स पे करेगा, मतलब 180 रुपए गवर्नमेंट को पे करेगा, तो हम उससे कह देंगे कि भाई पूरा 18% मत करो, उसमें से जो 7.75% जो आपने पे किया है ऑलरेडी हमें, मतलब जो आपने 15 रुपए हमको पहले से ही पे करके रखा हुआ है, आप वो वाला पे मत कीजिए, उसके अलावा आप हमको पे कर दीजिए। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं इसको आता हूँ कि सपोज दैट 1000 रुपीज आपका प्रोडक्ट सेल हुआ। अब इसका 0.75% कितना हुआ? अप्रोक्स मान लेते हैं 0.75%, मतलब अपन मान लेते हैं 7.5 रुपए हुआ, ठीक है। ये टीसीएस कटा, टीसीएस, ठीक है, और 7.5 रुपीज हो गया ये टीडीएस कटा, ठीक है। अब आपके कितने कट गए? 15 रुपीज कट गए टोटल, ठीक है। ये अमेजन आपके ब्याह पे गवर्नमेंट को पे कर देगा, आपके ब्याह पे, क्लियर, ठीक है। अब होगा क्या कि जब आप इसका टैक्स पे करने जाएंगे 1000 रुपीज का, कि आपके 1000 रुपीज की सेल हुई है, इस पे आपको 18% टैक्स पे करना है, ठीक है। इस पे 1000 रुपीज पे आपको अगर टैक्स पे करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कितना हुआ इसका टैक्स 1000 रुपीज पे? 180 रुपए, ठीक है। अब जब आप 180 रुपए गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो गवर्नमेंट आपसे कहेगी यहाँ पर कि भैया आप 180 रुपए पे मत कीजिए हमें, ठीक है। 180 आपको पे करने थे, लेकिन जिसमें से 15 रुपए आपने पहले ही पे कर दिए हैं, 15 रुपए आपके ब्याह पे अमेजन ने हमको पे कर दिए, तो बेस्ट है आप 180 में से 15 रुपए घटा करके आप हमको 165 रुपीज एज ए जीएसटी पे करना है आपको, 165, ठीक है। ये क्लियर, ठीक है। अब इसका क्या, अगर मैं इसका रिजल्ट देखूं, इसका एनालाइज करूं, तो क्या है इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने आपके इस कैलकुलेशन के बेसिस पे ये जान लिया, टीसीएस और टीडीएस के बेसिस पे,
कि आपको कितना जीएसटी पे करना है। आप उसमें ये नहीं कर सकते कि नहीं मेरी 1 करोड़ की सेल नहीं हुई, मेरी 20 लाख की सेल हुई है। वो इस चीज से ये कैलकुलेट कर लेंगे कि 0.75% किसी का टीसीएस आया है ना। तो यानी कि किसी का टीसीएस अगर 0.75% आया है, तो इससे वो कैलकुलेट कर लेंगे कि इस सेलर का बाकी का बचा हुआ 17.25% टैक्स और आना है। तो इससे वो कैलकुलेट करके पूरा बता देंगे सेलर को कि भैया आपको इतना टैक्स हमें पे करना है। तो यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पे सिक्योर हो गई, और अमेजन भी सिक्योर हो गया कि भैया कोई भी बीच में टैक्स चोरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस व्याप पे पूरा एक डेटा गवर्नमेंट के पास चला गया। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को माना किसी से माना मतलब 1 लाख रुपए टैक्स लेना है, ठीक है, और किसी ने 20 हजार पे कर दिए हैं, तो गवर्नमेंट ने कैलकुलेट कर लिया पहले से ही कि भैया इसके 80 हजार रह गए हैं। अगर ये कोई सेलर ये कहेगा नहीं भैया मेरे 80 हजार नहीं है, तो यहाँ पे वो दिखा देंगे डॉक्यूमेंटेशन में कि देखिए आपका टीसीएस इतना आया है, 0.75% के हिसाब से इतना आया है, तो आप क्यों नहीं पे करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपको मिलेगी कहाँ रिपोर्ट? एक्चुअल में जो इश्यू है वो रिपोर्ट आपको मिलेगी यहाँ पर। जब आप इसमें जाएंगे ना जीएसटी रिपोर्टिंग में, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे मंथली रिपोर्ट आएगी। ठीक है। वहां पे आपको मिलेगी। और एक दूसरी रिपोर्ट आप देखिए, यहाँ पे लिखा है ना 1940 टीडीएस सर्टिफिकेट। यहाँ पे भी आपको वो रिपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे आपको वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, है ना, या आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट आएगा, वो डाउनलोड करने का रहेगा, जिसमें इसके कि आप टीडीएस जो आपका अमाउंट कटा है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये टीसीएस और टीडीएस का एक मेन रिपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि जिसमें कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है। और ये करना भी पड़ता है हमें, है ना। अब आपको ये सेल बनानी है कि हमारे अब देखिए जीएसटी रिपोर्ट में थोड़ा सा ये रहता है कि ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट मूव होता जा रहा है। प्रॉब्लम ये है हमारी कि भाई भाई अगस्त में मेरे 100 प्रोडक्ट गए हैं, है ना। अब अगस्त में मेरे 100 प्रोडक्ट गए, मूव किए हैं। और अब अगस्त में क्या होगा कि कुछ हो सकता है 10 प्रोडक्ट रिटर्न आए वो जुलाई के हों, 10 प्रोडक्ट जून के हों, है ना। और उसके बाद जो सितंबर आया, तो सितंबर में कुछ अगस्त के भी ऑर्डर वापस हो गए 10, है ना। तो अब अब इस जगह पे हमको सभी को लेके चलना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि देखिए जो जुलाई का 10 प्रोडक्ट वापस आए हैं, जून के जो 10 प्रोडक्ट वापस आए हैं, उनका जीएसटी हमको फिर से डिबेट करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने उनका जो 10% जीएसटी, 10 प्रोडक्ट का अपन ने जीएसटी पे किया है, वो वापस लेना है हमें, है ना। तो हमको वो पूरी रिपोर्ट एक कंसोलिडेट करनी पड़ेगी, जिसको अपन कहते हैं पेमेंट रिकंसिलेशन, जिसमें कि क्या है कि हमको पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो पूरी कंसोलिडेट करना, मतलब एक जगह पे लाना कि मेरे अगस्त महीने में इतने प्रोडक्ट गए हैं, इतने रिटर्न आए हैं, और जो रिटर्न आए हैं वो अगस्त के इतने हैं, जुलाई के इतने हैं। तो ये पूरी एक रिपोर्ट बनाएंगे, और उस रिपोर्ट के बिहाफ पे हम देखेंगे कि ये हमारा जो टीडीएस और टीसीएस कितना कटा है। ठीक है। और उस बिहाफ पे हम जीएसटी को पे करेंगे वहां। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा आपका ये 15 से 20 दिन का रहता है। ये क्लासेस का थोड़ा सा डीपली रहता है ये कॉन्सेप्ट, जिसमें ये रिपोर्ट बनानी पड़ती है, डाउनलोड करनी पड़ती है। तो ये आगे का टॉपिक रहेगा, है ना, इस क्लास में नहीं कवर हो पाएगा। तो इसमें क्या रहेगा कि आपको पूरे डिटेल बना करके पूरा जीएसटी का ये पूरा प्रोफार्मा और ये सारी चीजें पूरे कैलकुलेट करके पूरी शीट बनानी पड़ती है। हालांकि अगर मेरे पास सीट हैं कुछ, तो वो गूगल सीट में आपको कोई कहेगा तो मैं शेयर कर दूंगा, तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। थोड़ा फॉर्मुलेट करके थोड़ा मैं फॉर्मुलेट कर दूंगा उसमें, तो मैं ऐसे ही प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो वो चीज़ों से ही हमारे जो सीए हैं वो कैलकुलेट कर पाते हैं, उन्हीं सीट्स की वजह से हम पूरे अकाउंट को मैनेज कर पाते हैं। बट रिमेंबर द थिंग, अगर अगर आपका महीने भर में 2-4 प्रोडक्ट ही सेल हो गए हैं, तो उसके लिए इतना नीड नहीं है। उसमें तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई मेरे 4 प्रोडक्ट गए हैं पूरे महीने में, और ये 1-2 हैं। ये मैं उस लेवल पे बता रहा हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट लगभग 10-20 भी जा रहे हैं पर मंथ, तो आपको इन चीज़ों की बहुत नीड पड़ेगी। या तो गवर्नमेंट आपसे जो कह रही है कि आपको इतना ये जीएसटी पे करना है, तो आप डायरेक्ट पे कर दीजिए, लेकिन आपको कॉन्सोलिडेट भी करना पड़ेगा डेटा। कौन सा प्रोडक्ट वापस रिफंड हुआ है, तो वो प्रोडक्ट आया है कि नहीं, ये सब करना है। तो ये एक लंबा टॉपिक हो जाता है। तो इस पे हम अलग से क्लास देते हैं, तो वो एक थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, है ना। तो ये वाला जो टॉपिक मैंने आपको बताया है, रिपोर्ट में जाकर के आप ये कस्टम रिपोर्ट में जाकर के पूरा करते हैं, है ना। ये आपको क्लियर हुआ यहाँ तक कि टीडीएस टीसीएस और थोड़ा सा ये सीए से रिलेटेड जो होता है, ये वाला पार्ट मैंने आपको क्लियर किया है, पर ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ है क्या? जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको बेटर वे में जान पाएंगे। अभी के लिए जितना है मैंने बताया वो क्लियर हुआ आपका? पर ये क्लियर तो सब हुआ है। शीट आप बता रहे हो, ये तो सीए भी दे देता ना हमें कि, क्योंकि हर सीए का अलग फॉर्मेट होता है। वो कहता है ये हमें फिल करके दे दो, हम अपने हिसाब से। नहीं नहीं, देखिए सीए तो आपको देगा, सीए के फॉर्मेट रहेगा, मैं फॉर्मेट की नहीं कह रहा हूँ मैं।
मैं हम्म उसकी बात कर रहा हूँ कि आपके यहाँ से देखिए, सीए के पास केवल इंफॉर्मेशन रहेगी कि कितने ऑर्डर्स की वैल्यू गई है, उनको बस हम्म, इतना पता है। लेकिन आपका जो ऑर्डर नंबर, क्लाइंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो तो आपके पास रहेगी, अमेजन के पास रहेगी, कि कौन सा ऑर्डर कब निकला था, किस डेट में निकला था, कितने ऑर्डर निकले थे, कौन सा प्रोडक्ट था, ये आपको अमेजन से ही लेनी पड़ेगी, ये वाली सीट। वो ये वो आपके सीए नहीं बता पाएंगे। ठीक है, फिर वो एडिट करके सीए यही बोलता है कि वो जो रिटर्न आया वो सब आया उसकी डिटेल भी हमें दे दो। वो सीए हाँ, तो फॉर्म। वो डिटेल निकालने के लिए आपको इसी का सहारा लेना पड़ेगा, यही वाला जो है ना कॉन्सेप्ट। फिर हमको इसी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर मैनेज टैक्स में जाकर के, मतलब यहाँ पे हमको ये रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। जैसे मैनेज टैक्सेस में गया ना, यहाँ पर जाकर के मैं डाउनलोड करूंगा मंथली रिपोर्ट। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर गया, अब मैं जीएसटी मंथली रिपोर्ट पे जाऊंगा, डाउनलोड रिपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं डाउनलोड रिपोर्ट करूंगा तो इसमें मेरे पास आ जाएगा कौन से ईयर का चाहिए और कौन से मंथ का चाहिए। मैंने कहा कि भैया मेरे को अगस्त का चाहिए, तो ये एमटीआर रिपोर्ट है, स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट है। मेरे को एमटीआर रिपोर्ट, ऑलवेज रिमेंबर, एमटीआर रिपोर्ट निकालनी है हमको। ठीक है, एमटीआर रिपोर्ट में कौन सी वाली दो टाइप की रिपोर्ट आती है, बी टू सी आती है, एक बी टू बी आती है। तो हमको तो दोनों ही चाहिए, क्योंकि किसी ने बिजनेस के लिए खरीदा है तो बी टू बी हो गया, और बी टू सी मतलब किसी कस्टमर ने खरीदा है, तो पहले बी टू सी को हम करेंगे, डाउनलोड रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास कोई है ही नहीं अवेलेबल डेटा, तो हमें फिर यहाँ पे करेंगे, मतलब ये डाउनलोड रिपोर्ट करेंगे। अगर डाटा अवेलेबल होगा तो आपको वहाँ पे ये सीट डाउनलोड हो जाएगी। जैसे आप दूसरे पे करेंगे बी टू बी पे, तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, यहाँ पर बी टू बी को करके आप डाउनलोड रिपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप ये रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, एक्सेल सीट आएगी, उससे आप पूरा का पूरा, उसमें सारी डिटेल रहेगी, कितने रिटर्न है, कितनी सेल है आपकी, वो सारी डिटेल रहेगी। ओके, थैंक यू। ये करना जरूरी होता है, मेरी मानिए। देखिए क्या होता है ना कि अभी दो चार प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं होती है। जब आपका बिजनेस काफी अच्छा हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि एक रेशियो बढ़ जाता है, जिसमें पेमेंट रिकंसिलिएशन करना बहुत जरूरी टर्म्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट कितने गए हैं और कितने रिफंड हुए हैं, ये एक मैटर है। कि आपके 100 प्रोडक्ट्स में से 30 प्रोडक्ट हैं रिफंड हुए हैं, तो ये तो है। मैं मान रहा हूँ कि चलिए ठीक है, आप 30 को ये कह देंगे कि चलिए ठीक है, कैलकुलेट कर लिया, लेकिन वो 30 प्रोडक्ट आपके पास वापस भी तो आने चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, 30 प्रोडक्ट जो रिफंड हो वो वापस आना भी तो जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि अमेजन ने एक मतलब एक साथ आपको 30 लाख के आज ही दे देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे वो। हो सकता है एक आज आए, हो सकता है एक 10 दिन बाद आए, हो सकता है एक आए ही ना, कोरियर में डैमेज हो जाए, तो उसके लिए आपको वहां पे फिर एसपीएफ अप्लाई करना है, सेफ्टी क्लेम। तो ये वाली कंडीशन बनेंगी आपके सामने। ठीक है, अब उसके बाद ये भी कंडीशन बनेगी कि अगर कोरियर रिटर्न है तो उसमें आपका कमीशन वापस होगा, और अगर कोरियर रिटर्न नहीं है, तो जैसे कस्टमर रिटर्न है ना, तो वहां पे कौन सा कोरियर चार्ज लगा रहे हैं, ये सारा पेमेंट एक रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। लेकिन जब आप बड़े अच्छे लेवल पे करेंगे, आपकी सेल अगर 10-20 हज़ार रुपए पर मंथ से भी ऊपर जा रही है, तो उस जगह ये थोड़ा सा जरूरी है एनालाइज करना कि ये चीजें क्योंकि आपका लॉस नहीं होना चाहिए उसमें, और इसमें अच्छे से वर्क करना है आपको, एक एक पॉइंट को फिगर करते करना है। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा फोकस इस पर होना चाहिए, एमटीआर रिपोर्ट पर। यहाँ से आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट मिलेगी आपको, जो जीएसटी में जाती है। आप उसके ऊपर ब्लेम भी कर सकते हैं, मतलब क्लेम भी कर सकते हैं कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है। तो कई बार ऐसा होता है कि एमटीआर रिपोर्ट में भी कोई इश्यू आ जाते हैं, तो आपको अमेजन को कांटेक्ट करना पड़ेगा उससे भी। आई एम श्योर कोई गलती होती है, वो डेफिनेटली उस चीज को रेक्टिफाई करते हैं आपका। अगर कोई गलत तरीके से अमाउंट काटा है तो उसको वापस भी करते हैं। ठीक है, तो ये सीए पर्पज, जीएसटी पर्पज के लिए, है ना, अकाउंट लेवल पर्पज के लिए ये बहुत जरूरी टास्क है, जिसको आपको करना चाहिए, ऑल टाइम करना चाहिए। ये बहुत जरूरी टास्क है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो लॉस में ही जाएगा बार बार बिजनेस। क्योंकि सपोज दैट आपके 30 प्रोडक्ट वापस आने हैं, उसमें से पांच भी अगर ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके पास वापस नहीं आए, है ना, बाई चांस लॉस हो गया, तो आप किसके पास जाएंगे? 5 प्रोडक्ट की वजह से आप ये समझ लीजिए आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो बेटर है आप इन चीजों को पूरा कीजिए, आइडेंटिफाई करना है, ये रिपोर्ट से पूरा का पूरा मैच करना है। ये इसको पूरा पेमेंट रिकंसिलिएशन, जीएसटी मैचिंग, सेल्स रिपोर्ट बनाना, इसी को कहते हैं कि सेल्स रिपोर्ट बना करके हमको सीए को देना है। ये सारी डिटेल हम देते हैं। सीए जो आपको फॉर्मेट देते हैं वो अपने हिसाब से देते हैं फॉर्मेट, कि भाई मुझे ये फॉर्मेट में चाहिए वाली रिपोर्ट। जैसे अमेजन जो रिपोर्ट निकाल के देता है उसमें सारी डिटेल आती है, ऑर्डर आईडी, कौन सी डेट है, इनवॉइस डेट, कौन सा प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी, ये सारी डिटेल देता है। लेकिन क्वांटिटी कितनी गई है, किस सिटी में गया है, बायर नेम क्या है, इनसे तो सीए को मतलब ही नहीं है। तो भैया वो आपसे कह देता है कि बस इतना सा दे दो मेरे को, कि जो आपका प्रोडक्ट के जो जितना अमाउंट गया है वो बता दो मेरे को, कितना रिटर्न आया है वो बता दो, बस तो मेरे को ये वाले फॉर्मेट में दे दो। तो इसीलिए वो अपने वाले फॉर्मेट को प्रेफर करते हैं। वो कैसे देखेंगे कि भाई वो उनको तो अमेजन पैनल पे यही नहीं आएगा कि कैसे क्या करना है, कौन सा ऑर्डर किसको गया है, उनको मतलब ही नहीं पहली बार तो इन चीजों से। और मतलब भी है तो वो एक एक चीज को उठा के नहीं देखेंगे कि आपके आज 10 प्रोडक्ट गए थे, 8 तारीख को 10 प्रोडक्ट गए थे, 9 तारीख को 22 प्रोडक्ट गए थे, तो इन चीजों को अगर वो देखेंगे तो उनका तो वैसे ही पूरा दिन निकल जाएगा। तो ये फिगर आउट हमको करना है, उनके हिसाब से सीट में वो प्रोडक्ट की वैल्यू डाल करके हमको उनको देनी है, तो उस हिसाब से वो टैक्स प्रोसीड हो जाता है।
ठीक है। सर ये नाउ एक एक बारी वो जो पेंट वाला जो आपका पैनल है उस पर एक बार जाओगे सर, वो टीडीएस टीसीएस के बारे में पूछना था मुझे। इसमें हाँ सर हाँ आपने बताइए। ये इसमें आपने बताया कि 1000 रुपीज के प्रोडक्ट में हमें। प्लीज। जी सर मैं ये पूछ रहा था कि इसमें हमें दो दो बार जीएसटी देना पड़ेगा, एक बारी गवर्नमेंट को भी हम 18% दे रहे हैं और उधर अमेजोन को भी दे रहे हैं, जिसमें हमारा जीएसटी 1000 पे कटेगा या 764 पे कटेगा आफ्टर जो अमेजोन जितना भी हमारा काट करके हमारे अकाउंट में भेजेगा। गवर्नमेंट को जीएसटी उतने पे देनी है या 1000 पे देनी है? देखिए, आपका जो सेल हुआ है ना अमाउंट, आपको जीएसटी उसी पे देनी पड़ेगी। मींस 1000 पे। आपको, हाँ, आपका गवर्नमेंट को आप जो देंगे 1000 पे देंगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ये आपका 1000 का सेल हुआ है, जिसमें से 36 रुपए की जीएसटी है, वो आपने हम्म, अमेजन को दे ही दी है ना। हाँ जी। और टीडीएस के रूप में आपका 15 रुपीज जा ही चुका है, टीसीएस ठीक है। टीडीएस के रूप में, तो कितना हो ठीक है। गया आपका 51 रुपीज। तो अच्छा। आपको 1000 पे अगर 180 रुपए देना है, तो आप हम्म। उसमें से 51 रुपीज को डिडक्ट कर लेंगे, अच्छा, मतलब ठीक है। जो जीएसटी हम ऑलरेडी अमेजोन को दे चुके हैं वो प्लस टीडीएस टीसीएस जो हम दे चुके हैं वो जो दोनों डिडक्ट होकर के जो 180 में से जो जो मतलब टोटल जीएसटी 180 की बन रही है, उसमें से जो डिडक्शन है जो गवर्नमेंट के पास जानी है वो डिडक्ट करके वो हमें गवर्नमेंट को देनी है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, आप सही समझे, आप बिल्कुल। ओके। ये करना पड़ता है हमें, ठीक है। जो टीडीएस टीडीसीएस है, ये तो आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट ने एक नॉर्म्स बना दिया है कि भाई कोई सेलर टैक्स चोरी ना कर पाए, तो उनके पास पूरा डेटा रहे अमेजन फ्लिपकार्ट की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पर जो पे कर रहे हैं वो आप बता ही देते हैं, तो ये जो टैक्स इनवॉइस डाउनलोड होता है उससे हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है सर। ठीक है। ओके। ना, ये एक्चुअली क्या है ना, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जब आप अच्छे लेवल पे काम करेंगे तो आपको ये चीज़ों की बहुत नीड रहेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके वहां पर सही अमाउंट शो नहीं कर रहे हैं जीएसटी वाले। मैंने कई बार देखा है कि कई बार वहां पे रिपोर्टिंग गलत हो जाती है, कई बार समझ में नहीं आता है, तो वो उस तरीके से आपको ये पूरा कंसिडरेशन करना जरूरी होता है। लेकिन ये जब आपके एक दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, दो चार प्रोडक्ट आ रहे हैं बेसिक लेवल पे, आपको नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप थोड़ा सा बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, 5 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ की भी सेल आ रही है, तो उस जगह पे आपको ये नीड रहेगी, डेफिनेटली, है ना। नाउ, ये रिपोर्ट वाला सेक्शन कंप्लीट किया हमने, ठीक है। ये है पेमेंट वाला ऑप्शन, है ना। देखिए, पेमेंट का है, ये थोड़ा सा ये अगर मैं पेमेंट की बात करूं, तो पेमेंट वाला जो ऑप्शन रहता है ना, ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कि देखिए, इसको मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, जो ये वाला पेमेंट है ना, इसका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है कि देखिए, कि सपोज दैट आपका, जैसे अमेजन का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, या अमेजन है, ठीक है। और अमेजन का मैं बता रहा हूँ, तो सपोज दैट आज कितनी तारीख है, 24 है ना, 24 सितंबर, ठीक है। 24 सितंबर को आपका लगभग ये मान के चलिए कितने के प्रोडक्ट सेल हुए हैं आपके, 5000 के प्रोडक्ट सेल हुए हैं, ठीक है, टोटल, है ना। ऐसे 25 को कल के दिन हो सकता है आपके कितने हो जाए, मैं मान के चल रहा हूँ 4000 के हो रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 26 सितंबर को आपके, ये मान के चलिए लगभग ये 25 सितंबर को आपके लगभग कितने के प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे, मतलब 1000 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपके सेल हो गए। अब आप इनको ये नहीं कह सकते इस चीज में कि 24 सितंबर के आपके 5000 का पेमेंट है वो आपको 7 दिन के अंदर दे देंगे। कई वो लोग बोल देते हैं कि 7 दिन का पेमेंट साइकिल होता है, ठीक है। 7 दिन का पेमेंट साइकिल ऐसा होता है कि जब आपके यहाँ से प्रोडक्ट पिक होगा,
बायर तक पहुंचेगा तो हो सकता है 7 दिन लग जाए, ठीक है। जब 7 दिन के बाद उसकी 7 डेज की रिटर्न विंडो चालू होती है कि वो वापस कर सकता है, तो हो सकता है 14 डेज हो जाए, ठीक है। उसके बाद सक्सेसफुल है वो सारी चीजें, तो हो सकता है आपको 10 दिन का और टाइम दें। मीन्स ये है कि आपकी 15 दिन की जो साइकिल है ना, तो उसमें जरूरी नहीं है कि पेमेंट आपका 15 दिन में ही आ जाएगा, हो सकता है 10 दिन में आ जाए, हो सकता है दूसरे दिन आ जाए। आई मीन टू से कि इनका जो पेमेंट स्ट्रक्चर, मतलब ये देने का तरीका है ना, वो एक ऐसा है कि जैसे 24 तारीख को आपका 5 हजार का पेमेंट गया है, मतलब ऑर्डर गया है, 25 को इतना, 4 हजार का, 26 को इतना। तो जब इनकी साइकिल स्टार्ट होगी, सपोज दैट मतलब 3 तारीख को हो सकता है 5, 4, 9, 10 हजार इनको वो पेमेंट करना है, तो उसमें से ये क्या करेंगे, हो सकता है कि 10 हजार के पेमेंट में से आपको 2 हजार का पेमेंट करें, 8 हजार का वो रिजर्व रख लें, उसको कहते हैं रिजर्व अमाउंट। रिजर्व इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, वो अपने पास अमेजन कुछ ना कुछ अमाउंट को रिजर्व करके रखता है। अब ऐसा नहीं है कि वो किसी डेट के अमाउंट को रिजर्व करके 24 तारीख का अमाउंट है उसको रिजर्व कर रहे हैं 26 तारीख का। वो क्या है कि किसी भी कितना भी अमाउंट रिजर्व कर सकते हैं, हो सकता है उनके मन में 2,500 का अमाउंट करना है तो 2,500 का कर लिया, ठीक है, और बाकी का पेमेंट रिलीज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी साइकिल बनती है। अब हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उनके ये पैनल में जाके करना पड़ता है। ये देखिए, दिख रहा है आपको, स्टेटमेंट व्यू आ रहा है ना, कि आपका 2 टाइप के होते हैं ट्रांजेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक होता है, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग है, मतलब जो प्रीपेड ऑर्डर किए जाते हैं, वो सारा अमाउंट यहाँ पर से होता है कि आपका इतना बैलेंस है, सीओडी का इतना, यहाँ पर ऑल अकाउंट्स का सारा है, ठीक है। ये फंड्स अवेलेबल का बता रहा है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए, जैसे माना आपके पास 10 हजार का पेमेंट यहाँ पे टोटल बैलेंस में दिखा रहा है, तो वहां पे दिखा देगा। एक्चुअली क्या होता है ना, वो साइकिल के हिसाब से करते हैं पेमेंट, ऐसा नहीं है कि रोज पेमेंट रिलीज करें। आपका सैटरडे का साइकिल बना हुआ है तो हर सैटरडे को आपका पेमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको जरूरत है इस चीज की कि भाई आप सैटरडे से पहले पेमेंट को रिलीज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि फ्राइडे को ही आपने चेक कर लिया कि भाई मेरे को फ्राइडे को अर्जेंट नीड है, तो यहाँ पे फंड अवेलेबल दिखेगा आपको कि इतना फंड है, आप अभी इनिशिएट कर सकते हैं सैटरडे से एक दिन पहले, तो आप उस पेमेंट को यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो रिपोर्ट होती है ये पूरी होती है कि भाई ये पूरा साइकिल देते हैं कि इतनी की सेल हुई, है ना। जो मैंने आपको रिजर्व का बैलेंस बताया था उसको कहते हैं रिजर्व बैलेंस, है अकाउंट लेवल रिजर्व, कि मैंने बताया 10,000 में से 2,500 रुपये उन्होंने अपने पास रख लिए और बाद में देंगे, तो उसको कहते हैं अकाउंट लेवल रिजर्व, ठीक है। तो ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आती है, ठीक है। ट्रांजेक्शन व्यू में क्या होता है, हम एक एक ऑर्डर का पेमेंट देख सकते हैं कि कोई ऑर्डर नंबर है, कोई आपके यहाँ से गया है, तो उसमें कितने ट्रांजेक्शन चार्ज लगे हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि एक तो कमीशन कटता है, कोरियर चार्जेस कटता है, ये सब कटते हैं। तो ऐसे ही इसमें पूरी रिपोर्ट आती है कि इसमें इतना लगा है, इसमें इतना लगा है, ये सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट में हमारे पास कितना पेमेंट उन्होंने डिसवर्स किया है ना, कब कब डिसवर्स किया है, ये सारी डिटेल हमारे पास आएगी कि अब से अब तक उन्होंने इतना पेमेंट रिलीज किया है, इतना पेमेंट हमारा पे आउट किया है, ठीक है। डिसबर्समेंट में जो डिसबर्समेंट रिपोर्ट है वही आएगी कि आपको किस किस डेट में कितना कितना डिसबर्स किया है, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग इनवॉइसिंग हिस्ट्री है ना, इसमें आपने जो एडवर्टाइज में स्पेंड किया है, ये वो वाला है, ठीक है। तो ये हमारे सामने ये सारी चीज रहती हैं, तो ये हम उस पेज पे आ गए एडवर्टाइज वाले पे, है ना। अपन ये, लेकिन हमारा वो काम नहीं है, एडवर्टाइज पे नहीं आना, ठीक है। तो ये पेमेंट का हो गया, ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस देखिए, परफॉर्मेंस को आप एक सॉलिड मान लीजिए। इसमें भी कोई कैपिंग है या महीने में जैसे 2 बार 3 बार निकाल सकते हैं या एक ही बार निकाल सकते देखिए, आपका जब जब फंड अवेलेबल होगा आप कभी भी निकाल सकते हैं, है ना। हैं? लेकिन अमेजन जो आपको ऑटोमेटिक करेगा वो महीने में 4 बार करेगा, हर वीक करेगा, वीक में कोई एक डेट कर देगा आपकी फाइनल, जैसे कि सपोज डेट आपकी सैटरडे उन्होंने फाइनल कर दिया कि सैटरडे को पेमेंट करेंगे 7 डेज में, है ना, 7 डेज का पेमेंट है वो सैटरडे को करेंगे, ठीक है। अब आपको मंडे को फिर से फंड की जरूरत हो गई, आपके पास फंड अवेलेबल है वहां पे जो अवेलेबल दिखा रहा है, तो आपने मंडे को फिर से रिलीज कर दिया, तो आप मान के चले 7 डेज फिर से बढ़ा लीजिए, फिर मंडे से मंडे की साइकिल बना लेंगे। तो ऐसे 7 डेज में वो करते जाते हैं ऑटोमेटिक। मतलब जब आपका रिसेंट फंड रिलीज हुआ उसके 7 डेज में फिर से एक और पेमेंट रिलीज करेंगे। तो वो फिर इमीडिएट आ जाती है उसी टाइम? नहीं, देखिए क्या होता है ना कि अगर छोटा मोटा पेमेंट है 5 से 10 हजार का, तो वो इनिशिएट करते हैं तो मान के चलिए 24 आवर्स लगता है, टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने शाम को 4-5 बजे के बाद किया है तो नेक्स्ट डे आएगा, आपने सुबह ही किया है तो हो सकता है सेम डेट पे भी आ जाए, मतलब 24 आवर्स का टाइम ले सकते हैं कि 24 आवर्स का टाइम लग जाता है। ठीक, थैंक यू। अब देखिए, मैं ये परफॉर्मेंस है ना,
इसको मैंने एक बीच में एक छोड़ छोड़ दिया था, आपने देखा होगा कि ऑर्डर्स वाला मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। इसको मैं परफॉर्मेंस के साथ क्लियर करूंगा, ठीक है। पहले हम ऑर्डर पे आ जाते हैं, ये ऑर्डर है ना, ऑर्डर पे। तो देखिए जितने भी ऑर्डर आपके पास आए हैं, है ना, उनको कहाँ से प्रोसेस करना है आपको, ये वाले पैनल से, ठीक है? ये यहाँ पर दो टाइप के हैं, एक इजी से पे, एक सेल्फ से, है ना। तो आपको पता ही है कि अगर आपके पास, देखिए इसमें दो मॉडल चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें दो टाइप के मॉडल चलते हैं, ठीक है। एक चलता है आपका क्या, इजी से, ठीक है। और एक चलता है आपका सेल्फ से, ठीक है, सेल्फ से, ठीक है। ये दो टाइप के आपके मॉडल चलते हैं उसमें, बिजनेस, है ना। इजी सिप में क्या होता है कि आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप उसको अमेजन कुरियर को हैंड ओवर करेंगे, मतलब अमेजन कुरियर को अपन कहते हैं अमेजन इजी सिप, ठीक है। यानी कि आपके पास ऑर्डर आया तो आप अमेजन की कुरियर से भेजेंगे उसको, क्या आप कहेंगे इजी सिप। एक दूसरा होता है सेल्फ सिप, जिसमें कि ऑर्डर आएगा तो आपके पास कोरियर वाला नहीं आएगा, आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को लेकर के किसी कोरियर वाले के पास जाएंगे, वहां से भेजेंगे। लेकिन अब अमेजन को कैसे पता चलेगा, तो आपको अमेजन पे पैनल पे जा करके आपको वहां पे अपना ट्रैकिंग नंबर डालना पड़ेगा कुरियर का, कि हम इस कुरियर से भेज रहे हैं, मतलब सेलेक्ट के लिए, कि मतलब वहां पे ड्रॉप डाउन आता है कि किस कुरियर से भेज रहे हैं, आपने ब्लू डॉट सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको ट्रैकिंग डालना है, बस तो आपका वहां पे काम हो जाएगा पूरा कंप्लीट। और इजी से पे तो इजी से कैसे आएगा, हमारे पास ऑर्डर आया है ना, तो हमें उसको प्रोसेस करना पड़ता है। तो जैसे मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ, जैसे मेरे पास ये ऑर्डर है, ठीक है, अनशिप्ड ऑर्डर है। तो यहाँ पे पहले पेंडिंग में आता है, कोई भी ऑर्डर आएगा सबसे पहले पेंडिंग में आएगा। पेंडिंग का मतलब ये है कि 1 से 2 घंटे वो पेंडिंग में रहता है, कि मतलब वो उसके जो, अब ये हमारे इसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं रहता है, ये अमेजन और बायर के बीच का रहता है, कि पेमेंट क्लियर होने के बाद वो पेंडिंग से हट के ऑटोमेटिक अनशिप्ड में आ जाएगा। तो आपको जो प्रोसेस करना है वो अनशिप्ड पे करना है। जब आप अनशिप्ड पे होंगे तो यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट की डिटेल्स होने लगी कि कहाँ से ये ऑर्डर है, ये सारी डिटेल आएगी, तो आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। जैसे आप प्रोसेस करेंगे तो वो प्रोडक्ट सेंट में आ जाएगा और वेटिंग फॉर पिकअप में आ जाएगा। वेटिंग फॉर पिकअप लिखा है ना, ये वेटिंग फॉर पिकअप में आएगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोरियर वाला जब तक उसको पिक करके नहीं ले जाएगा स्कैन करके, तब तक वो वेटिंग फॉर पिकअप में दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से वो प्रोडक्ट को पिक करके ले जाएगा और आपका यहाँ पे काम खत्म, बस, ठीक है। अब जब भी ऑर्डर आएगा तो ऑलवेज रिमेम्बर कि यहाँ पर ऑर्डर के साथ, जैसे एक मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, जैसे यूट्यूब पे डाला है किसने, देखिए यहाँ पर आप देखिए, इसमें ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा होता है, इस जगह देखिए, शिप बाई डेट, डिलीवरी बाई डेट। तो शिप बाई डेट है ना, वो अमेजन आपको देता है। शिप बाई डेट का मतलब है कि इस डेट के अंदर आपको प्रोडक्ट को वो अमेजन कोरियर को हैंड ओवर करना है, किसी भी हाल के लिए, लेकिन आपको करना है। अमेजन कोरियर वाला बंदा आपके पास आएगा, आपको उसको हैंड ओवर करना है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो ऑर्डर आएगा उसमें ये डेट आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। अब हम इस चीज को ऐसे कर लेते हैं कि मैं इसको, अब मैं इसको कहाँ से इंटरलेट करना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं इंटरलेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आप जब परफॉर्मेंस आएंगे ना, परफॉर्मेंस में आइए अकाउंट हेल्थ पर, ठीक है। तो आपकी अकाउंट हेल्थ है ना, वो यहीं से बनती है, आप ये समझ लीजिए। जस्ट लाइक एक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखिए, अगर आपने कभी भी, देखिए ये लेट डिस्पैच रेट है, ठीक है। आपको ये मेंटेन करके चलना है, जो उन्होंने आपको ये कैपिंग दी है ना, ये आपको मेंटेन करके चलना है, ये कैपिंग को, ठीक है। ये वाली सारी कैपिंग आपकी मेंटेन होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। यहाँ नहीं कि लेट डिस्पैच रेट का मतलब है कि आपके पास आज ऑर्डर आया, मतलब कल के दिन ऑर्डर आया, आज आपको हैंड ओवर करना था अमेजन कुरियर को, लेकिन आपने आज ना करके आपने नेक्स्ट डे किया है, तो ये आपका लेट डिस्पैच रेट में आएगा, ठीक है। अब लेट डिस्पैच रेट को आपको कहाँ तक मेंटेन करना है, टारगेट आपका अंडर 2% है। 2% का मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपके 100 ऑर्डर गए हैं तो एक में अगर ऐसा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास अगर दो आ गए, दो में आपने ऐसा किया कि लेट डिस्पैच किया,
कि मतलब आज ऑर्डर जाना था, कल के दिन भेजा, तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स खराब हो गई। मैट्रिक्स खराब होने का मतलब आपके अकाउंट हेल्थ खराब। ठीक है। प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेट क्या होता है, आपके पास ऑर्डर आया, है ना, आपने भेजने से पहले ही कैंसिल कर दिया। मतलब आपके पास आज ऑर्डर आया, आपके पास वो मटेरियल नहीं है, आपने कैंसिल का बटन दबा दिया वहां पर, तो ये प्री फुलफिलमेंट कैंसिल लेट है। आप 2% तक कर सकते हैं, मतलब 100 में से एक ऑर्डर पे कर देंगे, लेकिन आपने दूसरे पे किया तो आपकी मैट्रिक्स खराब। लेकिन इसमें याद रखिए, इसमें 8% टैक्स मतलब पेनल्टी लगती है। 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो आप मान के चलिए लगभग आपको 8 रुपए की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, आपकी मैट्रिक्स भी खराब होगी। तो ऑलवेज इसको कभी नहीं ट्राई कीजिए। ठीक है। वैलिड ट्रैकिंग क्रेडिट का मतलब ये होता है, मैंने बताया था सेल्फ शिप जब आप करते हैं अपने कोरियर से, तो आप ट्रैकिंग नंबर डालते हैं, तो ट्रैकिंग नंबर को वेरीफाई करता है इज दिस वैलिड और नॉट। अगर वो वैलिड नहीं हुआ तो यहाँ पे आपकी रेट को खराब कर देगा। इसमें आप ओवर 95% आपका होना चाहिए, मतलब 5% का इसलिए वो आपको दे रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोरियर वाले खुद ही चेंज कर देते हैं। जैसे आप कोरियर वाले के पास गए, आपने भेजा, तो कई बार ऐसा होता है बाद में ट्रैकिंग नंबर चेंज हो जाता है, वो कहते हैं सर इस ट्रैकिंग से नहीं आ रहा, दूसरे ट्रैकिंग से जा रहा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो उन्होंने आपको फिर भी 5% का दिया हुआ है कि 100 में से आप 4 में कर सकते हैं। बार बार इस चीज को 5 टाइम्स मत कीजिए, मतलब 4 बार तक कर सकते हैं। ठीक है। ये ऑर्डर का हो गया। ठीक है। अब ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है, देखिए यहाँ पर इसको भी हमको मेंटेन करना है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या होता है, आप भी जानते हैं कि आपका प्रोडक्ट गया, बायर को डिलीवर्ड हो गया और बायर ने कंप्लेन की कि भैया डिफेक्टिव है पीस, प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है। तो आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ जाएगा। ये आपको कितना मेंटेन करना है भैया, ये तो एक लो अंडर 1% होना चाहिए। ये तो बहुत ही बड़ी चीज होगी ना। मतलब आपके 100 प्रोडक्ट गए हैं, 100 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट भी आपका डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात कर रहा है अमेजन। आप 200 प्रोडक्ट भेज रहे हैं, 150 प्रोडक्ट है, उसमें से अगर एक डिफेक्टिव हो रहा है एक बार के लिए चल जाएगा, क्योंकि 1% कम है, वो 1% से कम है, लेकिन 1% नहीं होना चाहिए। 100 में से एक भी प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि यार अगर ऐसा तो हमारे यहाँ हो सकता है, बायर भी झूठ बोल रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स रहती हैं, इसमें हमें मेल करना पड़ता है बायर के, ये सारी चीजें हमको करनी पड़ती हैं कि हमें अमेजन को बताना पड़ता है कि अगर कभी हमारे अकाउंट पे दिक्कत आ गई 1% से ऊपर है, तो हमें बताना पड़ता है कि सर इस तरीके से कंडीशन थी और ये कंडीशन ऐसी थी, इस तरीके से हमने ऐसे फुलफिल किया था और बायर इस तरीके से गलत है और हमारी तरफ से प्रोडक्ट ओके है, तो अमेजन उस चीज को कंसीडर करता है और आपके डिफेक्ट रेट को हटा देता है। ये नेगेटिव फीडबैक रेटिंग है, इसको भी हमको कवर करना है। अब ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट में क्या क्या आता है वो बता रहे हैं। एक तो नेगेटिव फीडबैक आता है, आपने देखा होगा परचेज करते हैं कुछ भी, है ना, तो एक फीडबैक दे देते हैं, सेलर फीडबैक। तो ये सेलर फीडबैक का ये कि नेगेटिव फीडबैक अगर आपके पास ज्यादा आएंगे तो ये आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट इम्पैक्ट होगा। एक होता है A to Z क्लेम, इसको A to Z क्लेम कहते हैं। A to Z क्लेम क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आपके यहाँ से गया, ठीक है, बायर तक पहुंचा, तो अमेजन आपको अगर वापस करना है, किसी को वापस करना है, तो वो बायर आपके पास रिटर्न रिक्वेस्ट भेजेगा पहले। ठीक है। पहले ये कहेगा रिटर्न रिक्वेस्ट कि मैं इस प्रोडक्ट को वापस करना चाहता हूँ। ठीक है। अब आपने क्या किया कि उस और रिटर्न रिक्वेस्ट को 7 डेज के अंदर आपने रिजेक्ट कर दिया, या आपने एक्सेप्ट करके बायर की क्वेरी को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, 24 to 48 आवर्स में अमेजन ने टाइम दिया है, तो अमेजन उसको एक बायर को ऑप्शन देता है कि अगर ये सेलर आपके कंसर्न को सॉल्व नहीं कर पा रहा है विद इन द पॉलिसी, तो आप उस पर A to Z क्लेम लगा दीजिए। तो आपके ऊपर A to Z क्लेम आएगा, जिसमें क्या रहेगा, A to Z क्लेम का सीधा सा मतलब है ये सेलर है, ये बायर है। अमेजन कह रहा है कोई भी इश्यू आ रहा है बायर को, तो कह रहा है आप आपस में डिस्कस कर लो, जो भी करना है आप सॉल्यूशन दो। सेलर से कह रहा है सेलर आप जा करके बायर को सॉल्व करें कंसर्न को। बायर से भी कह रहा है कि आपको खुली छूट है, आप सेलर से बात करो, आप लोग आपस में बात करके अपने कंसर्न को निपटा लो, है ना, हमें बीच में मतलब आपका मैटर है, आपने खरीदा कर लीजिए। लेकिन अगर सेलर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या करेगा अमेजन, 2 दिन बाद जब रिटर्न रिक्वेस्ट फाइल की है बायर ने, उसके 2 दिन बाद एक A to Z क्लेम विंडो खोल देगा कि आपकी कंसर्न सॉल्व हुआ या नहीं। अब बायर के अगर नहीं हुआ तो उससे कह देंगे आप A to Z क्लेम फाइल कर दीजिए सीधे सीधे। बायर ने A to Z क्लेम फाइल कर दिया, अब आप ये समझ लीजिए जो दोनों का बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है इसको खत्म कर देता है अमेजन। कन्वर्जन करो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बीच में अमेजन आ जाता है, अमेजन की एंट्री हो जाती है। अब अमेजन बीच में एंट्री करेगा तो वो क्या कहेगा, बायर से भी कहेगा सेलर से ये कहेगा कि जो भी आपको कन्वर्सेशन करना है वो हमसे करो, कि बायर को जो कहना है आप हमसे कहो, हम बायर को बताएंगे, और बायर से कहेगा आप हमको बताओ जो कहना है, हम सेलर से कम्युनिकेट करेंगे। और आते ही जैसे अमेजन की एंट्री होगी बीच में, तो सबसे पहला क्वेश्चन वो सेलर से करेगा कि अभी तक आपने इसके कंसर्न को सॉल्व क्यों नहीं किया, आपका रिफंड क्यों नहीं किया, आप ये बताइए, बस बात खत्म, हमें कुछ नहीं पूछना, रिफंड क्यों नहीं किया है। अगर आप जेन्युइन हैं, आपकी गलती नहीं है, आप लिख के दीजिए अमेजन को सारी चीजें कि सर हमने इसलिए रिफंड नहीं किया है क्योंकि बायर इस तरीके से हमारे लिए ये कर रहा था, और बायर ने प्रोडक्ट वो अच्छा है लेकिन बायर इस तरीके से कर रहा है, ये सारी चीजें आप लिख के दे दीजिए उनको।
अगर आपका वो इफेक्टिव है, गलती आप नहीं कर रहे हैं, आप जेन्युइन हैं अपनी जगह पर, तो अमेजन बायर से मना कर देगा, सर आपका रिफंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी गलती है तो आपके अकाउंट से वो रिफंड कर लेंगे, आपकी मैट्रिक्स भी खराब कर देंगे यहाँ पर, ये कह के कि आपकी गलती है, आपने ये कंसर्न को सॉल्व नहीं कर पाए थे। जब तक हमारी एंट्री हो रही थी तब तक आप कंसर्न को ही सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। और मतलब आप सेल कीजिए, लेकिन इस प्रोडक्ट का अमाउंट कटेगा आपका, रिफंड करेंगे आप, और साथ में हम आपकी मैट्रिक्स भी खराब करेंगे। ठीक है। तो A to Z क्लेम ये होता है, तो हमें इन चीजों से बच के चलना है। चार्जबैक क्लेम कुछ नहीं होता है। चार्जबैक क्लेम ये होता है जब क्रेडिट कार्ड किसी के में इश्यू हुआ है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो चार्जबैक क्लेम होता है। तो ये हमें इसमें डील ही नहीं करना है, ये अमेजन डील करता है। ठीक है। तो अब आपने ये समझा कि ऑर्डर्स जो आपके पास आएंगे उनको भी अगर आपने डिले किया या कैंसिल किया या कोई दिक्कत की आपने, तो जाहिर सी बात है आपकी ये मैट्रिक्स खराब हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे कि ऑर्डर्स में एक और चीजें आप कहेंगे कि रिटर्न कोई करता है, तो हमको कैसे पता चलेगा रिटर्न रिक्वेस्ट आई है, कोई वापस करना चाहता है। तो आप देखिए ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको नीचे मिलेगा मैनेज रिटर्न्स, ये दिख रहा है आपको। तो आप मैनेज रिटर्न्स पे जाएंगे तो इसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी कि कौन कौन से बायर ने रिटर्न रिक्वेस्ट फाइल की है, कौन कौन वापस करना चाह रहे हैं, किनको ऑथराइज करना है, किसे ऑथराइज नहीं करना है, ये सब डिटेल आपके सामने आएगी इसमें मैनेज रिटर्न में। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि किसी ने वापस तो भेजी है लेकिन हम रिफंड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि भैया उसने ये प्रोडक्ट को डैमेज करके भेजा है, तोड़ दिया उसने, या भेजा ही नहीं है प्रोडक्ट, तो हम क्यों रिफंड करेंगे? तो उसके लिए आपको दिया गया है, अगर आपके पास डैमेज या टूटा हुआ मतलब ब्रेक या कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव वैसे आता है जिसमें बायर का फॉल्ट है या कोरियर का फॉल्ट है, आप ऑर्डर में जाइए, आप यहाँ पर मैनेज सेफ्टी क्लेम्स का ऑप्शन आता है, मैनेज सेफ्टी क्लेम्स। पहले इसको SPF क्लेम कहते थे, सेलर प्रोटेक्शन फंड, अब इसको सेफ्टी क्लेम कर दिया है। तो अब यहाँ पे जाकर के आप अपनी फाइल कर दीजिए, ये देखिए फाइल है, न्यू सेफ्टी क्लेम आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से अपने सेफ्टी क्लेम को फाइल कर दीजिए यहाँ से डायरेक्टली। यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर डालिए अमेजन का, वो एलिजिबिलिटी चेक करेगा कि ये आप इसमें कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपसे इमेज मांगेगा, 3 इमेज डाल दीजिए और डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि हमारे से प्रोडक्ट अच्छा निकला था, ये देखिए रिटर्न में ऐसा भेजा है इसने, इसलिए इसका आप हमको रिम्बर्समेंट दीजिए। तो वो उसका आपको रिम्बर्समेंट भी मिलेगा। ये क्लियर हुआ सभी को? ये देखिए सर इंटरकनेक्ट इसमें किए सिर्फ मैंने यहाँ इमेजेस पर ही जाते हैं या वीडियो परफॉर्मेंस भी के। डाल सकते हैं? नहीं, इमेजेस इमेजेस। इमेजेस, ओके। वीडियो, और जो वीडियो कोई जिस बड़ी की सिचुएशन में मांगते हैं, जैसे कि सपोज दैट कोई ऐसा सिचुएशन आया कि अमाउंट भी बहुत बड़ा है, आपके पास वैलिड प्रूफ है, तो वो इमेजेस मांग सकते, वो वीडियो मांग सकते हैं, बाकी इमेज से काम चल जाता है। नहीं, मैंने सुना है कि सर इसमें जब वो प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उसमें प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो बना करके भेजना पड़ता है, लाइव वीडियो जो होती है, जिसमें पता चल जाए कि उसमें जो प्रोडक्ट हम हमारे पास आया है और हम जो क्लेम मांग रहे हैं वो जेन्युइन क्लेम मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं। देखिए ऐसा होता है, सबसे फर्स्ट में आप इमेजेस लगाइए, है ना, जो आई है आपके पास, है ना। सेकंड में जब आप अगर वो डिनाई करते हैं या रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन कर देंगे आपको कि आप इसका वीडियो दीजिए, तब आप वीडियो डालिए। फर्स्ट में इमेज से ही काम चल जाता है। ओके। मतलब वीडियो डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट करने पे डाल सकते हैं अपन, है ना, लेकिन वीडियो स्टार्टिंग में रिकमेंडेबल नहीं होता, उसके इतनी नीड नहीं रहती है, पहले आप इमेज डालिए। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए मतलब मैं आपको एक चीज बताऊँ, अमेजन के पास जो टीम होती है ना, तो जाहिर सी बात है उनके पास इंडिया में कितने सेफ्टी क्लेम आते होंगे, अप्रोक्स मान के चलिए एक दिन में 30,000 40,000 तक सेफ्टी क्लेम जनरेट होते होंगे, है ना। अब अगर कोई बंदा वीडियो को देख करके वो करेगा कि भाई क्या आया है इस तरीके से, मतलब कोई भी वीडियो अगर आप अनबॉक्सिंग का देखोगे तो कम से कम 2 या 3 मिनट का तो वीडियो होगा ही, है ना। अब वो बंदा पूरा 2-3 मिनट का वीडियो को देख रहा है ना, फिर उसके बाद वो देख रहा है क्या है क्या नहीं है, तो उससे बेटर इमेज इफेक्टिव होती है। आपने 3 इमेज डाल दी, उसको देखने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 10 सेकंड में वो 3 इमेज को डायरेक्टली देख लेगा एक सामने। ये देखिए कि आया, अगला किया उसने, फिर से टिक किया, अगले स्क्रॉल हो गई, अगले स्क्रॉल हो गई, मुश्किल से 15 सेकंड में एक इमेज देख पूरा डिटेल देख लिया उसने, समझ लिया कि प्रोडक्ट ऐसा आया था, ये है ये है। अगर उसको SPF पास करना है वो तुरंत कर देगा SPF पास, मतलब आपके सेफ्टी क्लेम को। अब अगर आप 3 या 4 मिनट का वीडियो डालेंगे, तो स्टार्टिंग में जो उनके पास मेन पावर है जिस हिसाब से होनी चाहिए, वो भी ये कहेंगे अरे वीडियो डालिए 3 या 4 मिनट का, वो पूरा देखेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। अब वीडियो से इमेज कैसे आएगी? उनको कैप्चर करके वो इमेज डालनी है कि हाँ जो अमेजन पे भेजते हैं कि इस तरीके से ये हुआ है इसके साथ, तो रिम्बर्समेंट के लिए वो भी इमेज डालेंगे, तो उसके लिए स्क्रीनशॉट लेंगे और उसका वीडियो से एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, तो वो फिर से आपसे कहेंगे आप इमेज तो दीजिए। तो बेटर है आप पहले इमेज दीजिए, दे दीजिए, उनको लगेगा कि आपकी वीडियो की नीड है, तब जाके आपसे कहेंगे सर आप वीडियो दीजिए इसका, तब आपसे वीडियो के रिक्वेस्ट किया जाएगा, तब आप वीडियो दीजिए। फर्स्ट में आप इमेज लगाइए। ओके सर। ओके। तो ये मैंने ऑर्डर्स और ये परफॉर्मेंस को इसीलिए कि साथ में किया है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस और ये ऑर्डर्स ये दोनों एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के वही हैं, एक तरीके से देखा जाए तो एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, तो आपको वो भी
इस चीज को फॉलो करना है। ठीक है। अब अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा सर्विसेज का। ये पार्टनर नेटवर्क इनका कोई यूज नहीं है ना। सर्विसेज का क्या है कि जैसे कि आप किसी अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो अमेजन पर रजिस्टर्ड सेलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर, आप उनसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो आप सर्विसेज में जाइए, कौन सी लेनी है वो आप ले सकते हैं। कि आपको एनहेंसमेंट ब्रांड कंटेंट करना है, कैटलॉगिंग करनी है, अकाउंटिंग करनी है, कोई सी भी सर्विस पे आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी लिस्ट खुल जाएगी और आप उस पर सेल कर सकते हैं, मतलब वो सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है। एक अगला आ रहा है इसमें बी टू बी। ठीक है, ये बी टू बी सेंट्रल है ना। तो बी टू बी सेंट्रल का कोई ज्यादा यूज नहीं है, बस एक छोटा सा एक यूज होता है, मतलब एक अगर आप मतलब बड़े जगह पर अपना वो बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उस जगह पर इसका यूज होता है ना। तो जैसे कि सपोज है, तो देखिए सपोज है जैसे हमारा जो हम परचेज करते हैं डायरेक्टली वो होता है बी टू सी। ठीक है, बी टू सी। ठीक है। अब क्या होता है, देखिए ऑलवेज रिमेंबर एक थिंग कि क्या होता है बी टू सी में, कि जो नॉर्मल कस्टमर परचेज करता है उसके लिए। अब अमेजन ने बी टू बी पोर्टल भी खोल रखा है। बी टू बी का, अब आप कहेंगे बी टू बी खोलने का मतलब क्या है। बी टू बी का मतलब ये है कि जैसे कि अमेजन भी जानता है कोई अपने बिजनेस के लिए परचेज करना चाहेगा, है ना, तो वो हो सकता है बल्क क्वांटिटी करे, है ना। मतलब जैसे आप सेलर हैं दिल्ली में, है ना, और आपका माना किसी भी चीज का बिजनेस है, सपोज दैट आपका चेयर का बिजनेस है दिल्ली में, है ना। तो नॉर्मल चेयर कोई भी परचेज कर रहा है एक दो क्वांटिटी में, चार क्वांटिटी में। लेकिन अब मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ भोपाल से, तो फिर मैं क्या सोचूंगा कि यार मैं एक साथ मैं 20 चेयर लेना चाह रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए, या मेरे को अपने ऑफिस के लिए स्टाफ के लिए लगभग 100 चेयर चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा वहां पे, मैं सीख मतलब आई विल सीक फॉर सम डिस्काउंट। मेरे को ये चाहिए कि भाई मैं एक के लिए आपको 2,000 रुपये पे कर रहा हूँ एक चेयर का, तो मैं ये सोचूंगा यार 100 के लिए यार इतना महंगा अमाउंट हो जाएगा, यार 2 लाख पे करने पड़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं बल्क में परचेज कर रहा हूँ तो वहां पे मुझे डिस्काउंट होना चाहिए, है ना। तो बी टू बी सेंट्रल इसीलिए दिया है, अमेजन ने इंट्रोड्यूस किया है कि आप एक काम करो, आप क्वांटिटी के हिसाब से डिस्काउंट लगा दो बी टू बी में, कि अगर आपसे कोई बिजनेसमैन परचेज करना चाह रहा है तो आप क्वांटिटी के हिसाब से डिस्काउंट लगा दो। कि कोई पाँच पाँच आपसे चेयर परचेज कर रहा है तो आप लगा दो कि 10% डिस्काउंट देंगे, कोई 100 परचेज कर रहा है तो आप बोल दो कि 20% डिस्काउंट देंगे। तो जैसे जैसे आप डिस्काउंट बढ़ाते जाएंगे क्वांटिटी के हिसाब से, हो सकता है आपकी उस हिसाब से सेल अच्छी रहे। तो अगर ऐसा कोई होगा तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे होना चाहिए वैसे अभी तो। मेरा खुद ये बी टू बी अकाउंट है तो मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे। मैं देख लेता हूँ कोई ऐसी चीज है जिसमें। इसमें नहीं दिया, यहाँ पे एक बी टू बी का अलग से आ जाता है, बाय 10 गेट 10% ऑफ टू परचेज, इस तरीके से आ जाता है इसमें। अभी शायद कोई ऑफर दे नहीं रहा है, अभी शायद ये चल रही है सेल आने वाली है, तो इस वजह से शायद इस वाले जितने का दिया गया होगा रिमूव कर दिए गए होंगे वाले। देखिए ये मिल गया, देखिए देखिए मिल गया ये वाला। देखिए ये बी टू बी का है, देखिए इसमें लिखा है क्या है, बाय मोर सेव मोर। ठीक है, अगर मैं 3 यूनिट को परचेज करूंगा, है ना, तो मेरे को ये वाला प्रोडक्ट इस हिसाब से लग जाएगा, देखिए लोएस्ट प्राइस आ जाएगा उसका। वैसे ये प्रोडक्ट मेरे लिए कितने का है, देखिए 1699 का है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 3 क्वांटिटी परचेज करूंगा अपने बी टू बी के लिए, तो उन्होंने मेरे को कितना प्राइस दिया है, 1598.76 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये दिख रहा है आपको ये वाला। लेकिन आप अगर इसको नॉर्मल बायर अकाउंट से देखेंगे तो उस जगह पे ये शो नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, बी टू बी वाला। यस सर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि बी टू बी को मतलब कहाँ से सेट, कहाँ से करेगा, है ना, मतलब कहाँ से सेट होगा ये वाला। तो आप देखिए, आप अपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री में जाएंगे।
देखो इसमें ये आ रहा है, जब आप अपनी इन्वेंट्री में आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है ऑफर, यहाँ पर व्यू रेफरेंस इन बिजनेस प्राइस, है ना। तो बिजनेस प्राइस में मैंने यहाँ पर सेट कर सकता हूँ कि मैं अपना बिजनेस प्राइस क्या रखना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपना B2B प्राइस को रख लेता हूँ। लेकिन देखिए ऑलवेज याद रखिए कि आप बिजनेस से B2B वांट तो कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, कई लोगों को जब जरूरत होती है तो वो B2B में देखते हैं, अगर सेम आपका ऑफर है कि सेम अमाउंट वहां पे मिला है कि अगर B2C के लिए आपने B2B के लिए सेम रखा है, तो B2B वाले उस जगह पे आपसे प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि ये चीजें हम जब कोई डिस्काउंट दे नहीं रहे बल्क में, तो फिर हम क्यों नहीं आते। तो इस तरीके से अमेजन पे इस तरीके से एक्चुअल आपकी डिटेल भी नहीं रहती है अमेजन पे, कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उस जगह पे कोई बायर कांटेक्ट भी नहीं कर पाता, फिर वहां पे वो लीव कर देता है कि चलो ठीक है नहीं ले रहे हैं। तो बेटर है आप थोड़ा सा डिस्काउंट जरूर रखिए उसमें, 5% या 10% का, जो B2B आपका पोर्टल रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये B2B हो गया। और ये लर्न वाले में कुछ नहीं है, इसमें सेलर यूनिवर्सिटी है, इसमें आपको बताया जाता है कि कैसे अमेजन पे सेल करना है ये सब। ठीक है, इसके ऊपर आता है एक ब्रांड वाला कॉन्सेप्ट, है ना। ये होता है ब्रांड। ठीक है, ब्रांड में आता है क्या आता है, ये सबसे ऊपर होता है ब्रांड रजिस्ट्री। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि आप दो टाइप के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, एक जेनेरिक होता है और एक होता है मतलब विदाउट ब्रांड होता है, और एक विद ब्रांड होता है, ट्रेडमार्क। तो अगर आपका ब्रांड है तो आपको पहले अमेजन पे ब्रांड की रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ब्रांड की रजिस्ट्री करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वही पैनल पे आना है, आपको ब्रांड का दिखाता है वहां पे, ब्रांड में आएंगे तो रजिस्ट्री ब्रांड में आएगी। जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आप ये थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे ब्रांड्स में आकर के ये कौन सा ऑप्शन है, ब्रांड रजिस्ट्री सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आएंगे अपन। ठीक है, ये तो आपको ये ओपन मिलेगा। तो हमें ब्रांड रजिस्ट्री करनी है अमेजन पर, तो रजिस्टर योर ब्रांड। ठीक है, अब आप यहाँ पे डालेंगे मेरा ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना। तो इसमें मेरे को फिर थोड़ा सा मतलब मैं आपको बस बताने के पर्पज से कर रहा हूँ, है ना। बस और इसका कोई वो यूज नहीं है। तो मैंने अपना ब्रांड का नाम डाल दूँ, मैंने डाल दिया AMAGUS। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को ब्रांड का लोगो डालना है। ठीक है, जो मेरा लोगो होगा, है ना। लोगो आपका जैसे ब्रांड बनवाते हैं ना, तो आपको एक लोगो दिया जाता है, तो वो लोगो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो अब मेरे में दिखा रहा है ब्रांड इज ऑलरेडी अनलोड, इसलिए नहीं ले रहा है ना। तो मैं इसका आगे का बता देता हूँ, आप इसमें सेलेक्ट करेंगे कौन सा है, तो इंडिया का है आपका, तो इंडिया में ही रजिस्टर्ड है आपका, तो आप यहाँ पे आई इंडिया के ट्रेडमार्क पे आएंगे, TMR पे। अब आपका जो ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तो इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे डालिए। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। ठीक है, ये आप सेलेक्ट कीजिए। और आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको लीव कर सकते हैं, है ना। और अब आप यहाँ पे आपको ये पूछना है कि ये आप किसी अदर ई कॉमर्स पोर्टल्स पे कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, जियो मार्ट हुआ, JM, कहीं पे कर रहे हैं क्या। तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, आप इसमें हेजिटेट मत होइए कि यहाँ पे बताएंगे तो अमेजन वाले कहेंगे आप वहाँ पे क्यों कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कि इन्फॉर्मेशन है और वैसे भी उनको पता रहता है आप क्या कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट है, आप कहीं सेल कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उनके पास इन्फॉर्मेशन रहती है, जस्ट एक वो है कि आपसे बस इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बाकी इनका कोई वो नहीं। ठीक है, ये आप करेंगे, अपलोड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट इमेज डालेंगे यहाँ पे, है ना। और यहाँ से आप इसको ये इसको आप नेक्स्ट करके, है ना, वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी कि आपका ब्रांड कहाँ का है, इंडिया का है, और ये दो तीन मतलब ऑप्शन और आएंगे, उनको आप जैसे टिक करेंगे तो आपका ये ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ब्रांड रजिस्टर्ड कराना जरूरी क्यों है यहाँ पर। तो देखिए, जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं ना सभी लोग, जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को लिस्ट करूंगा। ठीक है, तो अगर मेरी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, जैसे मैं नया प्रोडक्ट अपलोड कर रहा हूँ, है ना। और देखिए मैंने कुछ भी मैं कर लेता हूँ, इसमें बेंगल्स डाल लेता हूँ। ठीक है, बेंगल्स। ठीक है, कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रांड नेम आएगा ना, वो अगर मेरे रजिस्टर्ड है वहां पर मेरे सेलर सेंट्रल पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अपने ब्रांड का, तो यहाँ पर मेरा कोई भी शो नहीं होगा यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर शो नहीं होगा तो मैं अलग से भी नहीं डाल सकता ना यहाँ पर, मैं ऐसे कोई भी डालूंगा तो लेगा ही नहीं। तो यहाँ पर मुझे अपना ब्रांड नेम लाने के लिए, जब मैं लिस्टिंग करूंगा तो मेरा ब्रांड नेम आना चाहिए, तो उसके लिए मेरे ब्रांड रजिस्ट्री जरूरी है। जब मैं ब्रांड रजिस्ट्री कर लूंगा तब मैं यहाँ पे मेरे लिए वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। नहीं होगा अगर आपके पास ब्रांड नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डज नॉट ए ब्रांड नेम, यानी कि मेरे को जेनरिक में लिस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इस पर करूंगा तो ऑटोमेटिक जेनरिक लिखा आ जाएगा यहाँ पर। ये क्लियर है सभी को? जी ये सर। क्लियर हो गया सभी को? सर इसमें एक और ऑप्शन था
हाँ। जिसमें जिसमें ये हमसे अभी कुछ 2 4 5 महीने पहले मैंने लिस्टिंग करी थी अमेजोन पे ही। तो उसमें इसके लिए जैसे अभी आपने ब्रांड रजिस्ट्री बताया, तो जब इसी हम्म। यहीं पर ही जब हम क्लिक करते थे दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, तो उसके साथ में एक ऑप्शन दे देता था, उस पर क्लिक करके हम जाते थे। तो वो हमसे बॉक्स के ऊपर हमारे ब्रांड का नाम प्रिंट करवा करके वो हमसे मांगता था कि आप भेजो तो हमें हम आपको अप्रूवल दे देंगे। वो क्या चीज थी? वो जीटीआई एजम्पशन था। देखिए आपके पास प्रोडक्ट नहीं है ना, तो हाँ उसको जी। अपन कहते हैं जीटीआईएम। मैंने बताया था ना, जीटीआईएन नंबर हाँ होता जी। है एक, हाँ है जी। ना। तो अगर आपके पास जीटीआईएन नंबर नहीं है तो आपको जीटीआईएन एजम्पशन लेना पड़ेगा। अब पहले ये अच्छा। रूल था कि जीटीआईएन एजम्पशन लेने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को, है ना, कुछ ना कुछ उसकी इमेजेस तो प्रोवाइड हाँ करनी जी। पड़ेंगी। अमेजन हाँ। आइडेंटिफाई करे कि आप कौन से हाँ प्रोडक्ट ऐसा डील कर रहे हैं जिसका ट्रेडमार्क भी जी। नहीं है ना कुछ भी है। तो जी। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इमेजेस की जरूरत पड़ती है कि आप उसको लेबल दीजिए और फिजिकली इमेज दीजिए। मतलब उसको एडिट नहीं की हुई, हाँ जी। मतलब हाँ जस्ट जी। एक क्लिक की हुई फिजिकल। हाँ तो जी। वो इमेज दीजिए, तो उसे वो आइडेंटिफाई कर लेता। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में आपका वो जेटीएन अप्रूवल कर देते थे। वो आपने जी। देखा होगा, मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स हाँ में हाँ। हो जाता था। जी। तो उस टाइम पे मांगते थे, लेकिन अब इतना नहीं मांगते हैं। अब तो डायरेक्टली आप अपने जेनेरिक ब्रांड को, मतलब जेनेरिक को आप डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अब ये डायरेक्टली हम इसके ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, और दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ब्रांड नेम करके अब डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ कुछ केसेस में आपसे मांग सकता है। जैसे आपका नया अकाउंट है, एकदम आज ही आपने लिस्ट किया और हम्म। हो सकता है आप 1 2 दिन में ही कर रहे हैं, तो अगर अमेजन को लगता है कि हम्म। ये एकदम जेनेरिक पे आ रहे हैं, तो उनको जी। प्रोडक्ट जानना जरूरी है, उस जगह पे वो आपसे हो सकता है यहाँ पे वही प्रोसेस करवाएं जी टेन अच्छा। एजम्पन के लिए, कि वाई डू यू वांट जी टेन एजम्पन। ओके। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आई डोंट हैव, या मेरे मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है। तो आपसे वो इमेजेस मांगेगा कि आप इमेज प्रोवाइड कीजिए, है ना। जैसे आप इमेज प्रोवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा 15 से 20 मिनट या ओके। 1 घंटे के अंदर जी टेन एग्जाम। सर, अगर मान लो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जो कि किसी और मैन्युफैक्चरर का है या किसी और कंपनी का है, और हम्म मेरा जो स्टोर है या मेरा जो ब्रांड है वो कोई और है, तो हम्म। उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा क्या? वो बोलेगा नहीं कि यार ये तो आपका नहीं है? मतलब प्रोडक्ट किसी और का है, ब्रांड आपका है। हाँ जी। उसको अपन ओईएम कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। मतलब आपको उनसे ये कहना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट को मैं अपने ब्रांड से बेचूंगा। तो आप उनसे ये ऑथराइजेशन ले लेंगे। तो उस ऑथराइजेशन के बेसिस पे आप उनके प्रोडक्ट को बिल्कुल सेल कर सकते हैं अपना ब्रांड नेम लगा करके। मैक्सिमम लोग यही करते हैं इंडिया में, जो भी होते हैं ना, कि आपने हम्म। देखा होगा ओईएम रहते हैं कि मैन्युफैक्चर कोई दूसरा है, उसके ओके। ऊपर अपने ब्रांड का टैग लगा करके वो सेल करते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट हमें वो जो मैन्युफैक्चरर है वो देगा, और उस सर्टिफिकेट को हमें अमेजोन को कहाँ पे देना होगा? कहीं नहीं देना होगा, कोई नहीं देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कुछ नहीं। अमेजन को क्या पता कितना से करवा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अमेजोन फिर हमें अलाउ कैसे करेगा कि मेरा ब्रांड नेम ये है और मैं फोटोज भेज रहा हूँ XYZ ब्रांड की? वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा। वो आपके, अगर मैन्युफैक्चरर ने ऑब्जेक्शन लगा दिए कि प्रोडक्ट मेरा है, ये ब्रांड नेम हम्म। ऐसे कैसे यूज कर रहे हैं, तो अच्छा। अमेजन आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लेगा, अच्छा, वैसे नहीं वो पता मतलब चलेगा। वो उसके बाद वो बाद का है, अगर वो मैन्युफैक्चरर अगर बोलता है तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। मैन्युफैक्चरर ने कंप्लेन कर दी कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये ऐसे कैसे कर रहा है, तो आपके लिए प्रॉब्लम की बात है, तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग करते हैं अपने ब्रांड से। भाई किसी का खुद ओके। का ब्रांड नहीं होता। ज्यादातर इंडिया में जितने भी हो रहे हैं ना, वो सब ओईएम हो रहे हैं। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के, मतलब मैन्युफैक्चर कोई और है, उनसे प्रोडक्ट परचेज करके हम अपना ब्रांड का टैग लगा रहे हैं। ओके सर। तो चलिए ठीक है, आज का ये पूरा अमेजन का अपना खत्म हो गया सेशन, ठीक है। देखिए अमेजन में इसलिए टाइम लगता है, इसमें अपने पास कस्टमाइज का ऑप्शन है। कल के दिन जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और मीशो इनको कवर करेंगे। मिंत्रा का, वो सॉरी, मीशो का है, मुश्किल से 15 20 मिनट का टॉपिक है। आप उसको देखते ही समझ जाएंगे, उसमें कुछ है भी नहीं है, ठीक है। और मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता, सच बता रहा हूँ। मैं कभी किसी को, मेरे पास कितने भी सेलर आए चाहे कोई भी आए, मैं कभी मीशो के लिए सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वहां पर क्या है, रिटर्न रेशियो ज्यादा होता है। बस ये है कि सीखने के पर्पज है कि अगर आप वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास 10 सेलर आए हो क्या मीशो पे ही करना है, तो वो एक अलग बात है, वो भी सीखना जरूरी है। तो आप मीशो को कर सकते हैं, और सीखना जरूरी है तो आप सीखिए, बिल्कुल, है ना। और फ्लिपकार्ट का है, उसमें इतना कस्टमाइजेशन नहीं मिलता है जितना अमेजन में मिलता है ना। तो आप फ्लिपकार्ट का, मीशो का, मिंत्रा, ये परसों तीनों एक साथ हम कवर करके ये पूरा हमारा ई कॉमर्स का बैच कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो एक दिन बता देना, तो अपन कुछ केवल कंफ्यूजन के लिए, मतलब इश्यूज के लिए हम कोई एक दिन फिर से रख के उसको जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। सर, अमेजोन आज ग्लोबल ग्लोबल के लिए अगर हमें करना हो तो किस तरह से करते हैं? अमेजोन ग्लोबल मतलब इंडिया से बाहर अगर हमें करना हो तो?
अच्छा, अगर आपको जैसे इंडिया की बात करना है तो उसके लिए एक आपको अमेजन पे लिस्ट करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को, मतलब सॉरी, अमेजन में ग्लोबली जाकर के आपको लिस्ट करना पड़ता है, ठीक है। जी। एक काम करते हैं, ये वाला जो आपने बताया ना, ये वाला पॉइंट का है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको अमेजन ग्लोबल में जाके अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है ना। वहां पर जाएंगे, है ना। तो आपको दो तीन चीजें करवानी पड़ेंगी फॉर्मेलिटीज में, मतलब वो एक अमेजन ग्लोबली टीम होती है, बैठती है, आप उनको उनको कांटेक्ट करना है। आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, या आप इस यूएसए या जहां पर करना चाहते हैं उन जगह के लिए आप एनरोल करना चाहते हैं, मतलब जैसे आप दिल्ली में बैठ के अमेजन का वेयर हाउस लेते हैं, कौन सा वाला, मुंबई वाला, है ना। तो ऐसे ही आपको वहां से आप बताएंगे कि आप यूएसए में इस वेयर हाउस में एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपको एक फॉर्म देगा, वो आप फॉर्म भरेंगे, वो अप्रूवल होके आएगा तो आप वहाँ के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर आप उनके कोरियर से अपने प्रोडक्ट को वहां भेजेंगे, तो आपका प्रोडक्ट वहां पर भेज करके आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली लिस्ट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा फंडा है, सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना बिजनेस, अपने प्रोडक्ट को अमेरिका में सेल करके दिखाइए, यूएसए में सेल करके दिखाइए, आप नहीं सेल कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखिए हर एक जगह की गाइडलाइंस होती है। जैसे इंडिया में प्रोडक्ट सेल होने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल होने के लिए, जो चिप वाले होते हैं, चिप आपने देखे होंगे, उसके लिए एक बीआईएस नंबर मिलता है, बीआईएस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इंडिया के कुछ रूल्स अलग हैं कि हर एक कोई नहीं कर सकता। अब वो अगर देखा जाए तो जैसे सऊदी अरब, दुबई में, वहाँ पे तो बीआईएस चलता नहीं, तो अगर वहाँ की कंपनी इंडिया में करना चाहती है तो पहले बीआईएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा उसको, है ना, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको अमेरिका के हिसाब से वहाँ की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, जो वहाँ के लाइसेंस हैं वो सब लेने पड़ेंगे। लेकिन जब आप अमेजन के थ्रू करेंगे तो इन चीज़ों को आपको अमेजन गारंटी दे रहा है कि ये हमारे वेयर हाउस में रख रहे हैं बिजनेस करने के लिए। तो अमेजन के थ्रू कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा गाइडलाइन नहीं फॉलो करनी है। आपको आपको बस ये है कि अपना प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचाना है, रजिस्ट्रेशन करके। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वहाँ पे अपना प्रोडक्ट को भेज सकते हैं ग्लोबली। मतलब कोई हमें ज़्यादा अपने बड़ा नहीं है process। अपने प्रोडक्ट को पहले उनके वेयर हाउस में पहुंचाना पड़ेगा अगर ग्लोबली हमें सेल करना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपको ऐसा वहाँ नहीं हो पहुँचाना सकता कि पड़ेगा। हम यहाँ से सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करें जब हमारे पास ऑर्डर आए, और तो जो हमारे पास एड्रेस वगैरह जनरेट हो, शिपिंग लेबल हम डालें और नहीं नहीं भेज नहीं, दें। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं कर सकते आप। क्योंकि कुछ कंपनीज हैं, कुछ कुछ हैं, कर रहे हैं वो लोग ड्रॉप इस तरह से से। वो ड्रॉप शिपिंग वाले होते हैं जो नहीं आपने नहीं, बताया है अमेजोन ना। ग्लोबल से ही कर रहे हैं वो। नहीं नहीं, अमेजन ग्लोबल से आप वो वाले प्रोडक्ट को कर सकते हैं कि जैसे कि सपोज दैट, मतलब जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, जैसे हाँ जी। ये वाली सर्विस हर एक देश में नहीं है। ओके। मैंने मतलब इंडिया में नहीं देखी ये वाली सर्विस कि आप यहाँ से डायरेक्टली शिप कर पाए। ये डायरेक्टली शिप वाला जो है ना, ड्रॉप शिपिंग का, हाँ ये जी। इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाहर है, कुछ कंट्रीज में है, जैसे यूएसए में है, कि वो उनको अपना प्रोडक्ट, जैसे इंग्लैंड या किसी जैसे गल्फ कंट्रीज हैं जिनसे उनका कांटेक्ट है हम्म। डायरेक्टली, तो वहां पर वो अपने यहाँ से सेल्फ शिप कर सकते हैं, मतलब मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क बना सकते हैं, एमएफएन कर सकते हैं कि उनके पास ऑर्डर आए वहां से वो वहां पे भेज सकते हैं। लेकिन इंडिया में ये वाला अभी प्रोसेस नहीं आया है जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं, क्योंकि मैंने अभी आज इंडिया तक। में चल रहा है, क्योंकि एक कंपनी को मैं जानता हूँ, और हम्म वो लोग इस तरह से कर रहे हैं कुछ। उनका वो मेरे को भी ऑफर दे रहे थे, लेकिन बहुत महंगा था इसलिए मैंने लिया नहीं। और काफी अच्छा हम्म कर रहे हैं वो, मतलब वो काफी सही ग्रो कर रहे हैं वो इंडिया से ही, मतलब यूएस, कनाडा, जर्मनी, मतलब यूरोप में काफी जगहों पे सप्लाई इस तरह से सेल कर रहे हैं अमेजोन ग्लोबल के थ्रू, इंडिया से। अमेजन ग्लोबल के थ्रू अगर कर रहे हैं तो वो उनका शायद वही वाला मॉडल होगा जो उनके फुलफिलमेंट सेंटर में भेज रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना, इसके लिए हमेशा फ्लाइट होना भी जरूरी है ना, नहीं नहीं, वो अवेलेबिलिटी। उनका प्रोसेस ऐसे है कि प्रोडक्ट वो हमारे अमेजोन ग्लोबल के ऊपर लिस्ट करते हैं। जब हमें कोई ऑर्डर आता है, हम उस प्रोडक्ट को, वो बताते हैं कि यहाँ से आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर लो, परचेज करके आप पैकिंग वैकिंग करके आप उस एड्रेस पे भेज दो। मतलब कैसे, मैं समझा नहीं, एक बार फिर से रिपीट कीजिए इस चीज को। वो इस तरीके से कर रहे हैं कि सपोज हमारा अमेजोन ग्लोबल पे अकाउंट है, और उस पे हमने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया, और यूएस में अगर वो किसी ने परचेज कर लिया, हम्म। क्योंकि प्रोडक्ट हमने इंडिया से लिस्ट किया हुआ है, तो हमें पता है कि हमारा ये प्रोडक्ट कहाँ रखा हुआ है। सपोज इंडिया हम्म। मार्ट के किसी सप्लायर के पास रखा हुआ है, तो हम वो इस इंडिया मार्ट के उस सप्लायर से परचेज करते हैं, परचेज करके उसकी पैकिंग करते हैं खुद से। और जो जो इंटरनेशनल कोरियर है, डीटीडीसी है या डीएचएल है, जो भी है, इनको हायर करके उस जो जिस पर्सन ने परचेज किया है, उनके एड्रेस का शिपिंग लेवल लगा करके, नॉर्मल जैसे शिपिंग लेवल जनरेट होता है वही सब करके, और हम उस कोरियर के थ्रू भेज देते हैं। इस तरीके से हो रहा है ये। सर ये एक्चुअली क्या है ना, ये मेरे को आप एक बार डिटेल बता देना, क्योंकि मेरे को पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि आपने बताया ऑर्डर आएगा तब आप इंडिया मार्ट से किसी सेलर से परचेज करेंगे। तो परचेज करने में अगर 3 या 4 दिन भी लग रहे हैं आपको, तो 3 4 दिन का हैंडलिंग टाइम अमेजन आपको कभी देगा नहीं, मतलब नहीं, 4 या 5 दिन। इंडिया मार्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है
जो ये कंपनी है वो अपने सप्लायर खुद बता रही हैं कि इस प्रोडक्ट भी वो खुद बता रहे हैं, सप्लायर भी खुद बता रहे हैं, जिससे कि ऑर्डर आए और सेम डे में हम उसको परचेज करके सेम डे में शिप कर सके। नहीं, अच्छा, ये अगर आप अपना कोरियर यूज कर रहे हैं है ना, हाँ जी। तो उसमें किया जा सकता है, आप अपने कोरियर को यूज कर सकते हैं। अमेजन कोरियर इसमें फैसिलिटी नहीं देगा आपको इस नहीं चीज नहीं, में। अपना कोरियर, अपना ही कोरियर यूज कर रहे हैं, अमेजोन कोरियर नहीं। अच्छा, अपना ही कोरियर यूज कर रहे हैं, तो हाँ उसमें किया जा सकता है, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अमेजन में एक बात कर रहा था अमेजन कोरियर की, क्योंकि अमेजन कोरियर अगर है तो वो यहाँ से अभी उनकी सर्विसेज इतनी ज्यादा स्टार्ट नहीं हुई है यहाँ से ग्लोबली। नहीं, अमेजोन कोरियर इसमें हमारे घर पे नहीं आएगा, वो सब कुछ हमें करना है कि जिस तरह से एक नॉर्मल पर्सन एक एक कंट्री समझ से गया मैं। दूसरी कंट्री में जब भेजता है ना कोई सामान, तो अच्छा, ओके अमेजोन को ओके। उस तरीके से वो कर रहे हैं। हाँ, वो किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें फिर आपका टाइम भी होना चाहिए, कोरियर चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, हाँ, और विद इन उसमें द टाइम पे भी अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। मेरा अगर प्रोडक्ट 500 रुपये का है तो टोटल मिला करके 2,500 रुपये मेरे पर प्रोडक्ट पे लग रहे हैं, सब कुछ मिला करके, कोरियर चार्जेस, प्रोडक्ट प्राइसेस, एवरीथिंग। और थोड़ा सा दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर बायर को रिटर्न करना होगा, उसको पसंद नहीं आया प्रोडक्ट आपका, हाँ जी। देन आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, मतलब उसमें वापस मंगाना। उसमें $10 का वो ले रहे हैं और रिटर्न चार्जेस बायर से। अच्छा, ओके ओके। हाँ, मतलब यूएस में और कनाडा में इस तरीके के रूल्स हैं कि आप मतलब चार्ज कर सकते हो कस्टमर से रिटर्न के। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, इंडिया में नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया में करने लगे तो यार कोई खरीदेगा ही नहीं अमेजन से, हाँ, यहाँ अमेजन बिजनेस फ्लिपकार्ट से। बिजनेस उसी टाइम चौपट हो जाएगा ये। हाँ, वही 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 वही, इसीलिए एक दूसरे को बीट करने के लिए ऐसा करते नहीं है। हालांकि एक चीज और मैं बता दूं, ये जो रिटर्न के कोरियर चार्ज और ये है ना, ये अपन से, ये सैलरी बियर करता है, अमेजन भी बियर नहीं करता। राइट। चार्जेस तो हमको ही देने पड़ते हैं। हाँ, इसीलिए वो यूएस वाले जो प्लेटफॉर्म है उसमें वो बायर से मांग लेते हैं कि भाई आपको अगर भेजना है तो इतने डॉलर चार्जेस हैं, आप रिटर्न कर दो, आपको रिफंड हो जाएगा, या आपको नया प्रोडक्ट चाहिए तो नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरा ये है कि इसमें 100% जो पेमेंट है, प्री पेमेंट आ रही है। हाँ, इसमें प्रीपेड ही आता है, अगर ये इंडिया में भी है, अगर आप इंडिया में भी कर रहे हैं बिजनेस और आप अपने कोरियर से भेजेंगे तो प्रीपेड ही पेमेंट आएगा, इसमें सीओडी नहीं कर सकते इसमें। नहीं, इंडिया में भी है। इंडिया में भी सीओडी चल रहा है, लेकिन क्या नहीं है नहीं, कि। सीओडी में जैसे किसी बाय ने आपसे सीओडी ऑर्डर किया है, हाँ सपोज जी। मैं अगर ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे कि आप अपना कुरियर यूज करें, डीटीडीसी से भेज रहे हैं हाँ माना, जी। हाँ जी। ब्लू डर्ट से भेज रहे हैं, तो आपको पेमेंट आएगा वो प्रीपेड ही आएगा, सीओडी नहीं आएंगे आपके पास ऑर्डर एक भी। ये अमेजोन से। इंडिया में भी है। हाँ, अमेजन से। अच्छा, अगर मैं सेल्फ शिप कर रहा हूँ अपने कुरियर से तो हाँ, अपने कोरियर से करेंगे तो प्रीपेड ही होगा, उसमें सीओडी ऑर्डर नहीं किया जा सकता इसमें। मतलब अमेजोन उसमें ऑटोमेटिकली, जो अगर मैं सेल्फ शिप चूज करता हूँ तो अमेजोन उसमें ऑटोमेटिकली जो मेरे जो जहाँ से बाय करते हैं वहां पे वो डायरेक्ट उसको प्रीपेड कर देगा, सीओडी प्रीपेड हटा हट देगा। जाएगा, सीओडी हट जाएगा आपके, बिल्कुल बिल्कुल सीओडी बिल्कुल हट जाएगा। लेकिन प्रीपेड में ऑर्डर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम, इंडिया में। नहीं, ऐसा है ना कि प्रीपेड आजकल लोग प्रेफर भी करते हैं, अमेजन ये रिकमेंड भी करते हैं, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी ऑफर रहेंगे, 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, जी। ये सब प्रीपेड पे ही रहते हैं। राइट। तो हाँ, सीओडी होता है, लेकिन सीओडी वाले में फिर ये भी रहता है ना कि सीओडी वाला अच्छा है, लोगों को बस ये है कि जो थोड़ा जिनको लगता है कि डाउट होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो मटेरियल खराब निकले या कुछ भी, या प्रोडक्ट ही ना मिले, तो उस केस में वो सीओडी ऑर्डर कर देते हैं कि भाई हम प्रोडक्ट चेक करेंगे तब पैसे देंगे, है ना। तो वो एक लोगों का वो रहता है, लेकिन मैक्सिमम आजकल अगर देखा जाए तो आजकल लोग प्रीपेड, वहां तो छोड़िए, अमेजन को छोड़िए, आज अगर कोई दुकान पे भी पेमेंट करने आता है तो पेमेंट ये इं, उसे करता है, ऑनलाइन ही इंडिया पेमेंट करता है। इंडिया में अभी ये चलन आ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा अभी उस पे बूम पे नहीं है। लोग अभी भी सीओडी ही प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसने अपना सीओडी वाला ऑप्शन बंद ही कर दिया है। हाँ, नहीं, सीओडी वाला मैंने बताया ना कि अगर कोई अपने कोरियर से करेगा तो उसमें सीओडी ऑप्शन ही आता है फिर तो, ओके। अपने कोरियर से करता है तो। प्रीपेड आता है उसमें अगर अपने कुरियर से हाँ, करते हैं तो। प्रीपेड, हाँ अपने कोरियर से करेंगे तो प्रीपेड आएगा, सीओडी की डिसेबल हो जाएगा। ओके। सर आप सर, ये कल आप एक जो बता रहे हो मीशो शो करोगे, उसके साथ साथ ये स्विगी इंस्टामार्ट भी, और इन पे भी क्या हम लिस्टिंग कर सकते हैं? किस पे? स्विगी इंस्टामार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट। नहीं, कर तो सकते हैं आप अपनी लिस्टिंग, लेकिन ये इस चीज़ का मैं एक्चुअली क्या है ना, मैंने हमारा जो अभी कोर्सेज का है ना, वो केवल हमारा अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा का ये चार का है अपना। हम्म, अच्छा। तो वो अलग पैकेज हो जाता है उसका। और उसमें अभी स्टार्टिंग में आपका कौन सा प्रोडक्ट है, वैसे आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं? ऑलिव ऑयल जैसे अगर करना चाहें। तो ये तो आप इन्हीं पे कीजिए, आप वहाँ पे मत आइए, क्योंकि वहाँ की रिटर्न पॉलिसीज ये सब है ना, वो सेलर फेवरेबल इतनी नहीं होती है। देखिए, बायर से दिक्कत नहीं होती, दिक्कत आती है सेलर की।
इन कंपनीज का कुछ नहीं आता है आपके प्रोडक्ट को, और वो बाय ने रिटर्न करके तोड़ के भेज दिया, गायब करके भेज दिया, कुछ भी हो गया तो वो आप पे ब्लेम कर देंगे, तो आपके ऊपर ही प्रॉब्लम आएगी। तो थोड़ा सा जो बड़ी कंपनीज है जो उसमें ऑलरेडी इसमें मास्टर है, जैसे अमेजन है इस चीज का, ई कॉमर्स का तो मास्टर है पूरे वर्ल्ड में, तो अमेजन फ्लिपकार्ट आप इन पे ट्रस्ट करके पहले कीजिए, बाकी अदर कंपनीज पे इतना मत जाइए। मीशो मीशो पे ना करें, ये आप ये कह रहे हैं मीशो इतना अच्छा नहीं है, हाँ? नहीं ठीक है, देखिए रिकमेंड नहीं किया है इसका, क्योंकि उनके रिटर्न रेशियो ज्यादा है, बायर फेवरेबल बहुत है वो, तो रिकमेंडेशन यही है कि वहाँ पे ना किया जाए, क्योंकि लॉस हो जाता है वहाँ पर काफी वो सारा। रिटर्न रिटर्न ज्यादा आती है। हाँ हाँ, वहाँ पर रिटर्न ज्यादा है। सर ये अमेजोन की कल से सेल लग जाएगी, तो जैसे हाँ अभी हाँ। लिस्टिंग उस पे लिस्ट करा हुआ है, तो अगर आप एक बार वो कैंपेन वाला अगर कर पाएंगे डिस्कस, तो क्या है कि अच्छा फिर हाँ हाँ। सेल के टाइम पे लिस्टिंग हाँ कैंपेन ढंग से चला जाए। मैं बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा हूँ मैं यार, रात के 10 से 10:30 हो जाते हैं फ्री होने में मेरे को। तो मैं एक काम करूंगा कल, आज ये मैं देख लेता हूँ, आपने मेरे को पिंग तो कर दिया था मैसेज, है ना, मैं आज देख लेता हूँ टाइम हाँ मिलेगा। हाँ अदरवाइज मैं कल थोड़ा फ्री होकर के ना आपकी कल लिस्टिंग देख लूंगा, मतलब वो कैंपेन देख लूंगा मैं एक बार में, है ना, और मैं आपको जो भी होगा गाइडेंस कर दूंगा। हाँ, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है मुझे सर। बिल्कुल बिल्कुल, सेल मैं से एक बार ज्यादा देख मैं लूंगा। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दे रहा हूँ उसमें। ठीक है, मैं एक बार वो वाला चेक कर लेता हूँ, है ना? सर आपके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में अगर हमें इसको स्टार्ट करना है तो किसी दूसरे के प्रोडक्ट को ही लिस्ट करें, या अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बना करके तब हम स्टार्ट कर सकते हैं? आप कोई भी प्रोडक्ट करें, लेकिन आप अपना मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट ना करें किसी अदर का, मतलब खुद का ही प्रोडक्ट हो, आप परचेज करके ला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन ये है पहले ट्रेडमार्क आपका हो, मतलब ब्रांड आपका आपने अपने नाम से रजिस्टर करवा लें, उसके बाद आप करें, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा, इसके सर ये हमें ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ेगा ना ब्रांड रजिस्ट्री के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। उसके लिए आई थिंक 5-6 हजार 7 हजार रुपये का करीबन खर्चा है उसका, आई थिंक। हाँ, 4,500 का नोटिस लगता है, मतलब नोटरी लगता है, स्टाम्प, मतलब ये मान के चलिए लगभग 9 या 10 हजार का खर्चा आता है। ओके। कल सर लास्ट क्लास है कल लास्ट है इसमें, कल इस लास्ट बैच? है ना। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आज के क्लोज करते हैं, और मैं आपका जो भी कंसर्न है वो जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको पिंग कर दूंगा, ठीक है। और ठीक। आप इस पे अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, और जैसे मैं फ्री होता हूँ तो आपके जो भी डाउट है कैंपेन से रिलेटेड वो मैं क्लियर। ठीक है। ओके सर, ठीक थैंक है यू। सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।